स्पॉटलाइट कर दिया और सर मैंने आपको कोच भी बना दिया। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग, मींस अ लॉट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप यस सभी लोगों का स्वागत है मॉर्निंग मीटिंग में। और शायद राघव भाई मेरे बारे में थोड़ा ज्यादा बोल गया, इतना तो नहीं हूं मैं। कैसे हैं आप सब लोग? चलो बढ़िया होंगे। बहुत बढ़िया। एक्साइटमेंट तो बहुत तगड़ा हो रखा है नीचे। चलो अभी ना फिर एक काम करते हैं, चैट को ऑफ कर देते हैं सो दैट हम लोग मीटिंग पे फोकस कर सकें। जो टॉपिक आज मुझे दिया गया है, वैसे मुझे भी नहीं पता था, मुझे लेट नाइट 3 साढ़े 3 मुझे पता लगा कि मुझे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का टॉपिक कवर करना है। मैंने ठीक है मैं कर लूंगा ये चीज तो करता आ रहा हूँ मैं 4 साल से। अच्छा हुआ कोई दूसरा टॉपिक नहीं दिया वरना प्रिपेयर करना पड़ता बैठ के। ओके, आई थिंक चैट ऑफ कर दिया राघव भाई ने। एक मिनट, इज इट डन? हो गया हो गया, ठीक है। ये गुलाब देख के परेशान मत होना, एक्चुअली वो मेरी शादी का वो है, वो मिरर है वो। मैं अपने बेडरूम के अंदर बैठा हूँ तो उसके पीछे नाम लिखा हुआ है मेरा। चलो देख ही लो कैसा है, ये लिखा हुआ। ठीक है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं है। आज भी व्हाइट वॉल है मैं ये देख रहा था, मैंने कहा अच्छा हुआ आज मैंने वो नीली टी शर्ट नहीं पहनी वन चीजें सेम हो जाती। अच्छा, इस मीटिंग के अंदर राघव, डू वी हैव ऑन दी एएस या फिर हमारे पास नोवस भी हैं? सर ए एस डबल ओनली। अच्छा ठीक है, फिर तो बढ़िया है। कुछ फिल्टर लगाना नहीं पड़ेगा मुझे ओके। चलो गाइस, तो आज का जो टॉपिक है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है ना। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर मैं आपको सर बताऊं ईमानदारी से, जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा था तो 24 अक्टूबर 2020 की नाइट में मैंने काम को स्टार्ट करा था। और उसी दिन मेरे ख्याल से मैं रोहित सर से भी मिला था। हाँ, रोहित सर से भी मिला था उस दिन में। और अमित भी जो मेरे अपलाइन उनसे मिला था। तो 25 अक्टूबर से आप कह सकते हो कि मैं फील्ड में उतरा था काम करने के लिए। 25 अक्टूबर को मैंने अपने अपलाइन जो इतने जबरदस्त क्लोजर थे उनसे मैंने क्लोजिंग करवाई। 40 मिनट वो क्लोजिंग चली, कोई रिजल्ट नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। मैंने कहा मैंने अपने अपलाइन से मीटिंग करा दी, मतलब क्लोजिंग करवाई तब भी नहीं हुआ। फिर मैंने एक पर्सन को 1-to-1 अपने अपलाइन से मिलवाया, कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने एक क्लोजिंग और करवाई, कोई रिजल्ट नहीं आया। और ये सारा कांड 25 तारीख को हुआ था, एक दिन में कर दिया था मैंने। मुझे एक दिन में समझ में आ गया था। तुम्हें लग रहा होगा एक क्लोजिंग करवाई फिर मिलवाया फिर क्लोजिंग करा, 7-8 दिन तो बीत गए होंगे। 7 दिन में तो सुपरवाइजर कंप्लीट करना था। उसी दिन मिलवा दिया और मुझे समझ में आ गया कि क्लोजिंग मुझे ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेरे अपलाइन में दम नहीं है, वो इतना पावरफुल है कि शायद मैं उसको सही से यूज ही नहीं कर पाया। वो कहते हैं कि नाखून काटने के लिए ना नील कटरी काफी है, अगर तलवार लेकर आओगे ना उंगली कट जाएगी तो वही हुआ मेरे साथ। मैंने एक छोटे से बल्क को, प्रोस्पेक्ट को, एक तगड़े सोरिंग मैनेजर से मिलवा दिया भाई, जो उस टाइम पे महीने का 6 लाख रुपए का चेक था। उस टाइम पे मैं आज महीने के 8-8.5 लाख रुपए कमाता हूँ। उस टाइम पे 2020 में उनका 6 लाख रुपए का चेक था। बंदा हजम ही नहीं कर पाया कि 6 लाख कमाने वाला बंदा एक झटके में ओवेस, पहले ओवेस से बात कर रहा था, फिर तो मुझसे बात कर रहा है, मतलब मेरे अपलाइन से बात कर रहा है। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि नेटवर्क मार्केटिंग में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ पॉइंट्स होते हैं। देखो पता है बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, कुछ काम होते हैं जो इंसान को करने होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, लाइक यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, है ना, मेक अ लिस्ट, और प्रोस्पेक्टिंग होती है। उसके बाद इनविटेशन होता है, फिर प्रेजेंटेशन होती है, फिर क्लोजिंग होती है, फॉलो अप होता है, क्लोजिंग हो गई फिर फॉलो अप करते रहना होता है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। और फिर 10वां क्या होता है? 10वां क्या होता है? टीम बिल्डिंग होती है। ये 10 काम होते हैं। अभी बहुत सारे काम हो गए बट डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग ने इसको आसान कर दिया है। आप देखो हमारे पल्ले कौन से काम आ रखे हैं आज के टाइम पे। इन्विटेशन करना, इन्विटेशन करना, उसके बाद फॉलो अप करना, ठीक है, इन्विटेशन करना, फॉलो अप करना, क्लोजिंग करना, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। ये 3-4 गिनती का हमारे पास बचे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें अंडरस्टूड है कि हाँ हमें प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। और यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, जिससे मैं महीने का 3-4 सीसी का रिटेल कर देता हूँ। ये बात सच है, मैं महीने का 3-4 सीसी का रिटेल कर देता हूँ। और एक टाइम पे जब मैं ज्वाइन हुआ था फॉरएवर में, तो मेरा ड्रीम था ये कि एक टाइम आएगा यार मैं ना ऑटोमेशन पे चलूंगा रिटेल को लेकर भी। इतने सारे लोग बना लूंगा जो कस्टमर होंगे, उनको कम से कम 3-4 सीसी का रिटेल करूंगा मैं। अभी मैं आपको बताऊं, इस महीने में कम से कम लगभग लगभग 2 सीसी का रिटेल कर चुका हूँ। मैंने 6 RG प्लस रिटेल कर दिया। और क्या बोलते हैं, क्या था वो, ट्राईपैक, 3 ट्राईपैक और 2 एनर्जी बार, ये मैंने रिटेल कर दी और अभी और करूंगा, है ना। आर्टिक्स और आरजी प्लस पे बहुत हैवीली काम कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैंने लोगों की हार्ट अटैक से डेथ होते हुए देखी है और कार्डियक अरेस्ट आते हुए देखा है। आपको पता है कार्डियक अरेस्ट ज्यादा खतरनाक होता है हार्ट अटैक से। हार्ट अटैक आया, इंसान को अटैक आया, वो बच जाता है, हॉस्पिटल जाता है, लेट जाता है, दवाई चलती है। कार्डियक अरेस्ट में वो रुक जाता है, और रुक गया ना वो तो आप डेड। ब्रेन उसी टाइम कोलैप्स कर जाता है जब ब्लड नहीं मिलता। समझ गए? सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग है ना, ये क्या बता रहे हो, थोड़ा सा ग्राउंडिंग कर रहा हूँ आप लोगों की, कुछ चीजें और पता भी होनी चाहिए। पता है कभी कभी क्या होता है, कभी कभी थोड़ा जनरल नॉलेज होने से एक ऐसी चीज की जिसका आपके काम से कोई लेना देना नहीं है, आपके उस काम में रिजल्ट आ जाते हैं। मैंने ये चीज नोटिस करी है। मुझे नीट के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब एक बच्चे के पापा ने बोला ना कि हमने इस बच्चे की नीट की पढ़ाई के लिए ना 1.5 लाख रुपए दिए ब्याज पे लेके, और मैंने कहा आपको पता ही कल सुट्टे मार रहा था, बोले हैं। मैंने कहा लाइन पर ही है ना, तो कह रहा है सर। मैंने कहा भाई एक बात बता, तूने मेरे को बोला था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ सर, मैं बहुत बिजी हूँ, है, और तेरे पापा को लगता है कि तू बहुत मेहनत कर रहा है, जबकि एक्चुअल मुझे पता है तू क्या कर रहा है। तुझे भी पता, तूने कल बोला था ना मेरे से कि सर मुझे भी पता है मैं नीट नहीं निकाल पाऊंगा, बस पापा की तसल्ली के लिए कर रहा हूँ। और मैंने कहा जब मैं तेरे से बात कर रहा था, मैंने कहा मुझे तेरे पापा को सब चीजें बतानी नहीं थी, मैं तो तेरे से बात कर रहा था, ठीक है। तूने मुझसे बोला ना सर पापा ही है अथॉरिटी फिगर, अब आप देख लो। तो मैंने देख लिया फिर। बोले अरे सर, मैंने कहा मेरा तो कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि मेरे बारे में तो कुछ जानता नहीं है, लेकिन तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ मैं। तुझे नहीं बताना चाहिए था ना कि तू पापा का बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा अंकल इसके इसके वर्ड्स तो ये है कि साथ साथ क्या हो जाएगा, नीट नहीं निकल पाएगा, मम्मी टेलर का काम करती है और पापा भी थोड़ा छोटा मोटा काम करते हैं, उनकी पान की शॉप है, हो जाएगा मेरा काम में चल जाएगा, हो जाएंगी चीजें, है ना। चिंता मत करो, आ रहे हैं तुम्हारे ऑप्शन हैंडलिंग पार्ट पे आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता रहा था क्या चीज थी, इन्विटेशन हो गई, फॉलो हो गया, क्लोजिंग हो गई, या फिर क्लोजिंग को पहले ले लो फिर फॉलो ले लो, आगे पीछे साथ साथ चलते हैं। मैं तो कह रहा हूँ फॉलो पहले चलता है, क्योंकि पहले आप जब इन्विटेशन करते हो उससे फॉलो स्टार्ट हो जाता है। इन्विटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, ऑपरेशन हैंडलिंग, और 5 बार टीम बिल्डिंग, ठीक है। ये 5 चीजें आज हमें करनी है, थैंक्स टू डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग अचीवर्स क्लब एंड एफएलपी इंडिया। वरना नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी वाले 10 काम करते हैं बेचारे, और रट्टा मारते हैं, काम ये करना, उन्हें वही याद नहीं हो पाता उंगलियों पे, फिर वो काम कैसे करेंगे,
है ना, ये 5 चीजें हो गई। इन 5 चीजों के अंदर भी जो सिस्टम बने हुए हैं आज के टाइम पे हमारे चीज क्लब के अंदर, कुछ चीजें और आसान हो गई हैं। क्या हो गई? इन्विटेशन हमें करना होता है, उसके बाद जो क्लोजिंग है उसके लिए सेशन होता है, रोज का सेशन लेते हैं, या फिर मिनिमम बिलिंग आपका सेशन होता है ना। तो क्या हुआ, आपके हाथ पे क्या आया? इनवाइट करना और फॉलो अप करना, यही तो आया। वैसे एक बात बोलूं आपको, अकरम के अंदर मैंने एक चीज देखी थी, जब स्टार्टिंग में वो नया नया था, उसे ज्यादा चीजें आती नहीं थी, तो उसने पूरा का पूरा गेम खेला एडिफिकेशन पे। उसने पूरा का पूरा गेम एडिफिकेशन पे खेला। मेरा एडिफिकेशन का टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलूंगा, लिख लेना, फिर हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। एडिफिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको किसी भी बवंडर से निकाल सकती है। और एडिफिकेशन एक ऐसी चीज है, वो आपने कहावत सुनी है, जहां तुम्हारी क्या कहते हैं, जहां तुम्हारी पूरी हिम्मत और पूरी मेहनत लग जाएगी, वहां हमारी एक झलक काम आएगी, ऐसे कुछ करके डायलॉग है, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं आ रहा। है ना, जहां तुम्हारा कुछ ऐसे था, मतलब उसका मैं आपको मतलब बता, जहां तुम्हारा एड़ी से चोटी तक का जोर लग जाएगा ना पूरा, वहां हमारी झलक काम आएगी। तो अपलाइन यहाँ पे वो वाला रोल प्ले करता है। तो वो क्या करता था, वो पूरी की पूरी क्लोजिंग मेरे नाम पे क्लोज कर दिया करता था, हाइप क्रिएट करता था, अरे ओवेस सर से फिर मुझे बात करनी है, अरे ओवेस सर से परमिशन लेनी है, फिर इसी तरीके से उसमें जोड़ दिया करता था कि ओवेस और कृष्ण सर से मुझे बात करनी है, आप जल्दी से अपना कंप्लीट करो, मुझे लिस्ट शेयर करनी है 2cc की। तो सामने वाला जो है अटेंटिव हो जाता था, फिर उसने उसको मुझे जो मेरा जो है कोई का सेशन दिखा दिया, मेरी प्रोफाइल दिखा दी, और उसके बाद मुझे बोला सर इसके नाम की ऑडियो रिकॉर्ड करके देना। मैंने उस पर्सन के नाम की ऑडियो रिकॉर्ड करके दी थी। सोचो एक पर्सन की बहुत तगड़ी आपके सामने हाइप बनाई जाए, और उस पर्सन को जब आपने रियल में देखा तो आपने देखा नहीं यार, इस बंदे ने लाइफ में सच में अपने कुछ उखाड़ा है, कुछ बढ़िया करा है। तो अगर वो पर्सन आपका नाम लेके ऑडियो बना दे, तो भाई आप क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर शाहरुख खान मेरे नाम की ऑडियो बना के भेज दे कि भाई मैंने बहुत सुना है तुम्हारे, एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने बहुत सुना तुम्हारे बारे में ये वो यार, तुमसे मिलना है एक बार। भाई मैं भागा हुआ जाऊंगा, मैं बोलूंगा भाई फ्लाइट में खुद कर रहा हूँ, मैं खुद कर लूंगा, तो बस मुझे एंट्री दे दी वरना तुम्हें। जस्ट किडिंग। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। तो ये चीज होती है, एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को भी काफी हद तक कवर अप कर देती है, हालांकि मेरा टॉपिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है, बट मैं आपको जो पॉइंट यहाँ पे बता के जा रहा हूँ ना, वो इसके ऊपर भी भारी पड़ता है। मुझसे सवाल ही नहीं करते ज्यादातर बच्चे आजकल कुछ, क्योंकि आजकल मैं क्लोजिंग में ऑडियोज कर देता हूँ, और होता क्या है, क्लोजिंग होने के बाद 2 या 3 मिनट की कॉन्फ्रेंस कॉल होती है बस, उस पर सवाल नहीं होते, उस पर बस ये होता है, कृष्ण सर ने लाइव बैठ के सीखा था कि वो कृष्ण सर को मुझे मेंटोरशिप के लिए शेयर करनी है, तो आपका बिल कंप्लीट हो गया, क्योंकि मुझे आपके बारे में, फॉर एग्जांपल शुभम ने मुझे आपके बारे में बताया था दैट यू आर वेरी पोटेंशियल पर्सन, दैट्स आई एम कॉलिंग, दैट्स व्हाई वी आर ऑन द कॉल, ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल। एज यू ऑलरेडी नो, हमारे सेशन के अंदर 2 से 2.5 हज़ार लोग बैठे थे। हाँ सर बैठे थे, लेकिन मैं तो सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझे बताओ पॉसिबल है एक इंसान का 2.5 हज़ार लोगों से बात करना, सच में पॉसिबल है क्या? बोले पॉसिबल नहीं है, 1 to 1 तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मैं गिनती से 8-10 लोगों से बात करूंगा, और आप उन 10 लोगों में से एक हो। हाई पहले से ही बनी हुई थी, सारी चीजें पहले से ही हो रखी थी, मेरी प्रोफाइल का बिल्डअप पहले दिन से कर रहा था वो बंदा, और फाइनली आज उसने मेरे से उसकी बात करा दी। पहले ऑडियो जा चुकी है जिससे उसने मिनिमम बिलिंग झटके में दी थी यूं करके, अगर नीड पड़ी थी तो। और उसके बाद 2cc यूं क्लोज हो गई। और उसके अंदर मुझे उसे एक चीज और बोलनी होती है, मैं उसे बोल देता हूँ कि हमारा पूरा आपको सपोर्ट रहेगा, आप अच्छे से काम करो, क्योंकि हम सब एक ही ग्रुप में होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके सीनियर है वही ग्रुप में होंगे, आप किसी और ग्रुप में होंगे, आप भी उसी ग्रुप में होंगे, मैं वहीं पर हूँ, मैं आपको वहीं मिलूंगा। ओके। हाँ सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लियर। ये वो पॉइंट था जिससे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ज्यादा मतलब करनी नहीं पड़ती, लेकिन अब टॉपिक वही है तो फिर उसी पे आते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ सवाल लिखे थे, 10 सवाल लिखे थे मैंने, है ना। क्या था? प्रोडक्ट्स महंगे हैं, पैसे नहीं है, पापा मम्मी नहीं मान रहे, मेरे जानने वालों ने भी करा था, और क्या था, सिर्फ ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, ये तो स्कैम होता है, मेरे पैसे रिकवर कैसे होंगे, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, और आखिरी कौन सा था, मैं नहीं कर पाया तो। इस टाइप के कुछ 8-10 सवाल है। हो सकता है कुछ लोग इतने ज्ञानी होते हैं वो एक आध और नया सवाल निकाल के लिए हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर जो लिखे हैं जनरली यही आते हैं, है ना, जो मैंने फेस करे लाइफ में। तो देखो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के लिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या है पता है आपको? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है। स्किल क्या होती है? कौशल जिसको सीखा जा सकता है, ठीक है। ये कोई बच्चा पैदा होके, मतलब पैदा होते ही सीख के पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा स्किल है जिसको अगर राइट मेथड से यूज करा जाए तो आप अपने डिजायर्ड रिजल्ट पे पहुंच सकते हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो उस टाइम ज्वाइन नहीं करेगा तो बाद में ज्वाइन करेगा, बट आपके साथ ज्वाइन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ना जब भी कभी शोरूम जाता हूँ कुछ खरीदता हूँ, जब शॉपिंग करता हूँ, फिर कभी कभी आपको पता है भले हम कितने ही पैसे कमा लें, लेकिन कुछ कुछ मार्केट्स ऐसी होती हैं जो मॉल से बाहर होती हैं, और वहाँ पे बार्गेनिंग चलती है, हमें वहाँ भी जाना पड़ता है, राइट। सो येस्टरडे आई वॉज इन चांदनी चौक, और चांदनी चौक आपको पता है बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे जब भी किसी के घर में शादी होती है तो वहाँ पे जरूर सामान लेने जाता है, क्योंकि जो सामान मार्केट में 1 लाख रुपए का मिल रहा है वो वहाँ पे 30 से 35 हज़ार का मिल जाता है, और ये सच है। और भले ही मैं 8-9 लाख महीने के कमा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बेवकूफ तो नहीं हूँ कि 1 रुपए की टॉफी 10 रुपए में ले लूंगा सिर्फ इसलिए कि मैं वहाँ पे नहीं चाहता। ऐसा नहीं है भाई, हम खुद जमीन छोड़ कर आया, मैं चांदनी चौक नहीं जाऊंगा, मैंने वहीं पे जॉब करी, वहीं पे काम करा है, तुम सभी लोगों के लिए वीडियो बना के लाऊंगा। क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था सर आप सफिशिएंट जॉब में काम करते थे, मैं उसी दुकान पर गया। वो बात अलग है कि आज वहां पे कपड़े बिकते हैं, है ना, और जो बराबर वाले लोग थे मैं उन लोगों से भी मिलकर आया। तो मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो, मैंने कल ही बनाई वीडियो। एक मिनट, ये देखो। सो हेलो एवरीवन, वैसे हमारे साइड टुडे आई एम इन चांदनी चौक, और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, उसका कोई खास रीजन है, क्योंकि जहाँ से मेरे सफर की शुरुआत हुई थी, आज से लगभग लगभग 8 2024 से जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज से लगभग लगभग 10 साल पहले मैं यहाँ शॉप के अंदर काम करा करता था। आज इस शॉप का नाम चेंज हो गया है, पहले ही इसका नाम यूनिक ट्रेडर्स हुआ करता था। ये आज एक कपड़ों की दुकान है। एक टाइम पे जूते चप्पल की दुकान हुआ करती थी, जहाँ पे मैं काम करा करता था, मुझे दिन के 100 रुपए मिलते थे, तो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो रहा है यहाँ पे आकर। थैंक यू। यूनिक ट्रेडर्स के नाम से दुकान थी वो, वहां मैं काम करता था। तो सरदार जी थे बराबर में, मैं उनसे मिला तो कहने लगे यार तू देखा देखा लग रहा है। मैंने कहा मैं वही लड़का हूँ, याद है स्कूल से आता था भागा हुआ यूनिफॉर्म पहन के, और ऊपर जाता था और जल्दी से कपड़े पहन के नीचे आता था। बोले हाँ, फिर जाके सब्जी लेके आता था। बोले हाँ, फिर सब खाना खाते थे। बोले हाँ, तेरा वेट कर, तू खाना लेके आता था। फिर हम काम करते थे। मेरी पार्ट टाइम की जॉब थी वो, दोपहर के 2:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की पार्ट टाइम था मेरा, और दिन के 100 रुपए मिलते थे। अब आप सोच के देखो,
है ना। तो चांदनी चौक में मैं गया, तो वहाँ पे एक लेडी है और उनके हस्बैंड भी होते हैं, वहाँ पे उनका बेटा भी होता है, बहुत रिच फैमिलीज है वहाँ पे, ज्यादातर लोग जो शॉप है वो अमीर अमीर बहुत अमीर लोग हैं। तो वो लेडी ना बात बहुत अच्छे से करती हैं। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार हम ना उन्हीं की शॉप पे जाएंगे, और टचवुड मेरी थोड़ी सी मेमोरी शार्प है, तो मैं अगर कहीं जाता हूँ ना एक बार तो मुझे याद हो जाता है, कितनी पतली गलियां हूँ मुझे याद हो जाती है। तो मैं इसको सीधा उसी शॉप पे ले गया। ये हैरान हो गई, अरे तुम सीधा शॉप पे लेकर आ गए। मैंने कहा वो छोड़, ये रही तेरी शॉप, ये रही आंटी, इन अच्छे से बात कर ले। और वो आंटी पता है कैसे बात करती है, मैं आपको बताऊं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज मैं सिखाने वाला हूं, उनका चेहरा याद आ गया। उनके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है और हमेशा कूल रहती है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ ऐसा कर लो, हाँ वैसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फिर थोड़े पैसे कम कर लो, हो जाएंगे, अरे पैसों का क्या लेना देना, कर ले 100 200, त्योहार चल रहा है, पढ़ के भी दे सकती है, मतलब ऐसे करके हंसी मजाक। ज्यादा डिस्काउंट भी नहीं मिला, बट हम खुशी खुशी पैसे देकर आए। क्यों? बहुत अच्छे से अटेंड करना है, जब एक पर्सन जा रहा है तो हाँ हाँ बेटा मिलते हैं ना, चलो ओके, और घर में सब बढ़िया, मतलब एक रिलेशन बिल्डिंग। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्टार्ट करने से पहले अगर हम रिलेशन बिल्डिंग शुरुआत कर दें, जो कि आप कर ही देते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। एक एक्स्ट्रा लाइन तो लिखनी होगी। जब कभी किसी से आपने इन्विटेशन पे बात करी, आपने किसी पर्सन से बात करी, तो अगर उसने कुछ बोला, उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, या फिर अगर वो कोई पढ़ाई कर रहा है, कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, लिख लो उसको। एक रेड पेन लो अलग से, नीले और काले के साथ, और लिख लो। जब अगली बार बात शुरू करोगे, बात वहीं से शुरू करना, उसको बहुत अच्छा लगेगा। सामने वाले को अच्छा फील होना चाहिए आपके साथ। अगर उसे अच्छा फील हो रहा है ना, ज्यादा स्किल स्किल भी मारने नहीं पड़ते, आप बस यही बोलते हो ना भाई ज्वाइन कर ले यार, तो वो ज्वाइन कर लेता है। क्लियर है? तो रिलेशन बिल्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगेन दिस इज नॉट माई टॉपिक इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। लेकिन मैं आपको दो चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर चीज को ना हमेशा सीक्वेंस वाइज करा है। मैं आपको सीक्वेंस वाइज लेके चल रहा हूँ, सीक्वेंस वाइज चलोगे तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दाल में चावल मिलाओगे तो बिरयानी तो बननी नहीं। तो यहाँ की जो रेसिपी है वो दूसरी है, राइट। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है जिसे कॉन्फिडेंस से बहुत अच्छे से करा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है, अगर आपके पास ज्यादा स्किल्स भी नहीं है बट आपके पास कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया है। देखो पता है दुनिया में ना तीन टाइप के इंसान होते हैं जो मैंने देखे हैं। पहला इंसान वो होता है जिसके पास ना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, नॉलेज थोड़ी कम भी होती है तो चलती है ना, एक ये पर्सन होता है। दूसरा पर्सन होता है उसके पास नॉलेज बहुत ज्यादा होती है, बट ना तो उसने कभी उसे अप्लाई करा होता है, इसलिए ना उसको कभी कॉन्फिडेंस नहीं होता उसको। ये होती है दूसरी कैटेगरी। ठीक है, और एक होती है तीसरी कैटेगरी, इसके पास कॉन्फिडेंस भी होता है और नॉलेज भी होती है। ठीक है, इस तीसरे वाले को हम साइड कर देंगे, इन दोनों के ऊपर बात करते हैं। पहले वाले पे कॉन्फिडेंस ज्यादा है, नॉलेज कम है, दूसरे वाले पे नॉलेज ज्यादा कॉन्फिडेंस कम है। क्या लगता है कौन जीतेगा? जिसके पास कॉन्फिडेंस ज्यादा है इसके ऊपर भारी पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत जरूरी है। अगर सामने वाला पर्सन कॉल पे है तो अलग बात है, अगर वो वीडियो कॉल पे या आपके सामने है तो आपका आई कांटेक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है। और पता है लोग कहते हैं ना ज्यादा सुनो कम बोलो, इसका मतलब सिंपल सा ये है, आज मैं आपको डिकोड कर देता हूँ। मैं बताता हूँ कुछ लोग के मन में क्या आता है, सर ज्यादा वो ही बोलेगा तो वही बोल के मना करके चला भी जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा? ज्यादा बोलने का मतलब ये था जो मुझे समझ में आता है, जो मैंने इसको डिकोड करा है। आप कम बोलो इसका मतलब ये है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सवाल लंबा होता है या आंसर लंबा होता है? अगर सवाल लंबा होता तो क्वेश्चन पेपर कम से कम 15 20 पेज का होना चाहिए था। जब एग्जाम में आता था कितने पेज का होता था? सिंगल पेज या फिर 2 पेज, मुश्किल से 2 पेज। सीबीएसई की बुकलेट की बात नहीं कर रहा, वो इंग्लिश हिंदी करके 3 मोटी बुकलेट बनती थी। वरना नॉर्मल पेपर की बात करो, कितने कितने पेज का होता था? 1 2 3 बस। और आंसर शीट कितनी लिखनी पड़ती थी हमें? तो आंसर हमेशा लंबा होता है और क्वेश्चन हमेशा छोटा होता है। तो इसीलिए मैंने इसको डिकोड करा अपनी लैंग्वेज में। 80 20 रूल के अंदर ये समझाया जा रहा है, कवि हमें ये, शायर हमें ये समझाना चाह रहा है, व्याख्या इसकी ये है कि आप अगर सवाल पूछोगे तो आपका पार्ट छोटा होगा, और राइट क्वेश्चन पूछ लिया तो आंसर भी सामने से अच्छा खासा बड़ा लंबा और राइट ही आएगा। समझ गए? तो अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो हम 20% टॉकिंग करेंगे और सामने वाला 80% टॉकिंग करेगा। समझ में आई बात? लिख लो इस चीज को। मैं ना हमेशा कंफ्यूज रहता था, मैं नया नया था ना फॉरएवर में, मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। सामने वाले को बोलने दो, मैंने कहा अगर मैं कम बोलूंगा तो मैंने तो ये देखा है बहस के अंदर, जो बंदा कम बोल रहा था उसको दबा दिया जाता है। और यहाँ मुझे करनी है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अबे मैं जीतूंगा कैसे? वो ही मुझे समझा के मना करके चला भी जाएगा। वो कह रहे हैं कूल रहो सर, वो जोर से बात कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ अच्छा हाँ ठीक है कोई बात नहीं सर, वो चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सवाल पूछना होता है। कभी आपकी कोई बहस हो रही हो ना, और आपको उस सामने वाले की वॉइस बहुत तेज हो, उसे शांत करना हो, या फिर आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट क्रिएट करना हो, उसके लिए जब वो बहुत जोर से बोल के चुप हो ना, तो बहुत धीरे से और उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब देना। उसको शांत होना पड़ेगा आपको सुनने के लिए, क्या बोल रहा है भाई। ये भी एक ट्रिक है ना। बहुत सारी किताबें होती हैं, वहाँ पे लिखी होती हैं चीजें। एक किताब है द पावर, सुनिए, द 48 लॉज ऑफ पावर, सुनिए, पढ़ा है? दो वर्जन है उसके, एक है मोटा वाला वर्जन जिसमें पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लिखा है बड़ा, और दूसरा है छोटा वाला वर्जन पतला वाला। मैं अपने ऑफिस में नहीं हूँ, वरना ऑफिस से दिखाता आपको। एक छोटा वाला वर्जन है 48 लॉज ऑफ पावर। सारे के सारे लॉ सबके लिए काम नहीं करते, लेकिन अगर आप 48 लॉ पतले वाली किताब में पढ़ने बैठोगे, तो जो लॉ आपको काम के लगे उसको कॉपी पे नंबर लिख देना उस लॉ का, ताकि आपको कभी भी किताब दोबारा पढ़नी हो तो आप वहाँ जाके देख लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग हो गई, या फिर माइंड की साइकोलॉजी हो गई, काफी हद तक चीजों पर लिखी हुई है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको और चीजों का क्या ध्यान रखना है, अब सुनो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मान लो एक डिश है मान लो, है ना, और उसे हमें खाना है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को हमें खाना है, खाना है, हमें उसे खाना है। तो उसको खाने के लिए हमें कटलरी में क्या क्या चाहिए होगा? पॉइंट नंबर 1, कॉन्फिडेंस। ठीक है, लिख लो। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग यूज करनी है तो उससे पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, कुछ बुलेट पॉइंट्स का। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस। नंबर 2 इज क्या था नंबर 2? चलो लिखो, पहले कॉन्फिडेंस लिखो। नंबर 1 पॉइंट इज कॉन्फिडेंस, एंड नंबर 2 पॉइंट इज, एक फॉर्मुला होता है फील फेल्ट फाउंड। काफी लोग उसको सुन सुन के ना पक चुके हैं, बोर हो गए हैं, लेकिन कभी कभी इतना पक चुके हैं या इतना बोर हो चुके हैं कि इसको यूज करना भी भूल गए। यूज करना ही भूल गए। मैंने कई बार अपने अपने ऑफिस में भी देखा है, सामने वाला ऑब्जेक्शन मार रहा है, तो पॉइंट क्या कायदे से करना क्या था? फील फेल्ट फाउंड लगाना था कि हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था। उसके बाद जब मैंने देखा कि जरूरी नहीं है दूसरे का जो किसी चीज को लेकर एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मेरा भी रहेगा,
किसी किसी को पानी से डर लगता है, लेकिन वो घर में नहाता है, लेकिन स्विमिंग पूल में नहीं जाता है। तो अगर आपको स्विमिंग सीखनी है तो आपको किसकी सुननी पड़ेगी? दो लोग बैठे हैं स्विमिंग पूल के पास, एक को स्विमिंग आती है, दूसरे को नहीं आती, आप किससे पूछोगे? बोले जिसको आती है। तो फिर रियल लाइफ में आप उल्टा क्यों करते हो? यही तो होता है, इंसान ये तो बेवकूफी करता है। एक बच्चे के फादर मुझसे बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, हमें पता है इस बिजनेस के बारे में, कुछ नहीं होता इस बिजनेस से। मैंने कहा अंकल विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आपने कभी बिजनेस, ये बिजनेस छोड़िए, कभी बिजनेस करा है आपने? बोले नहीं करा है। मैंने कहा ठीक है। बोले मतलब? मैंने कहा जर्मन आती है आपको? बोले नहीं आती। मैंने क्यों नहीं आती आपको? आनी चाहिए थी। बोले ये क्या बात होती है? मैंने कहा नहीं आनी चाहिए थी आपको जर्मन अंकल, जर्मन नहीं आती आपको, अब आपके बेटे को सीखनी है, कौन सिखाएगा? बोले जिसको आती होगी सिखा देगा। मैंने कहा एग्जैक्टली। मैंने कहा प्लीज गलत मत समझिएगा मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, मैंने सीधा आदमी हूँ, सीधी बात करता हूँ। बिजनेस आपने कभी करा है? बोले नहीं। कभी सीखा है? बोले नहीं। आपके बेटे को सीखना है? बोले हाँ। आप सिखा सकते हो? बोले नहीं। मैंने थैंक यू सो मच। जर्मन आपको नहीं आती, ना मुझे आती, ना तो मैं सिखा सकता हूँ ना आप सिखा सकते हो। मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे हूँ अंकल, और मैं सच में बहुत अच्छा पैसा कमा रहा हूँ। मतलब अंकल मैं इतना अच्छा पैसा कमा रहा हूँ कि IITN का पैकेज भी नहीं होगा इतना पूरे साल का, जितना मुझे 3 महीने में 4 महीने में आता है। चलो अंकल मेरी बात छोड़ो, मेरी टीम में बच्चे इतना कमाते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं है। वो बोले ठीक है। मैंने कहा अपनी हवा बनाने के लिए नहीं बोल रहा, मैंने कहा अंकल मैं को समझाना चाह रहा हूँ आपको, हम सारे मिलकर काम कर रहे हैं इसलिए पैसा आ रहा है। आप इसको इसके दम पे अकेला सोच रहे हो, इसके नीचे टीम काम करेगी अंकल तो पैसा आएगा। गाइस देखो पता है पैसा कमाने का एक फॉर्मूला होता है, I = R × T। अब जो साइंस का स्टूडेंट बैठा है वो पता है क्या बोलेगा? सर ये तो करंट का फॉर्मूला है। हाँ ये करंट का फॉर्मूला है, लेकिन इनकम का फॉर्मूला भी है। क्या हुआ? करंट को आई से डिनोट करते हैं ना साइंस में, I = रेजिस्टेंस इनटू टाइम, ये होता है करंट का फॉर्मूला। लेकिन इनकम का फॉर्मूला भी यही होता है, इनकम = रेट इनटू टाइम। रेट, कुछ गरीब इंसान हमेशा रेट बढ़ाने की कोशिश करता है कि एक काम करता हूँ, अगर मैं डॉक्टर हूं ना और मैं 200 रुपए की पर्ची काटता हूँ, मुझे अपनी इनकम डबल करनी है, मैं पर्ची 400 रुपए की कर देता हूँ। एक डॉक्टर की लिमिट है, एक दिन के अंदर मेरे अकॉर्डिंग तो भाई साहब की टाइमिंग होती है 10 से लेकर 2, फिर नखरे करने के बाद शाम को आएंगे 5 बजे और 8 बजे फिर भाग जाएंगे क्लिनिक बंद करके, है ना? मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई डॉक्टर ऑफेंड मत होना, ये टाइमिंग होती है, मेरे मामा भी डॉक्टर है। मैं सिर्फ थोड़ा सा फनी वे में बोल रहा था। जो डॉक्टर की ऑफिशियल टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता वो एक दिन में 40 से ज्यादा पेशेंट देख पाएगा, अगर हद मार के पूरा बेस्ट भी दे दे अपना। एम आई राइट और रॉन्ग? 40 पेशेंट, क्योंकि सिर्फ नस पकड़ के चल रहा है अगला, चल रहा है अगला, ऐसा थोड़ी करना है। देखना होता है, बात करनी होती है, समझना होता है सामने वाले को, उसके नस पकड़नी होती है, और जो है कभी इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है पीछे ले जाके, टाइम लगता है। ठीक है, पीछे भेज के कंपाउंडर होता है पीछे, है ना? टाइम लगता है। तो अगर डॉक्टर पर्ची बढ़ाता जाएगा तो वो कभी अमीर नहीं बन सकता, लेकिन अगर वो मैक्स हॉस्पिटल या फोर्टिस, पहले हॉस्पिटल इतने बड़े बड़े थे, पहले छोटे हुआ करते थे, अगर इसकी तरह अपनी ब्रांचेस ओपन कर देगा, मतलब टाइम को बढ़ा देगा, तो अगर वो पर्ची को 50 रुपए का भी कर दे तब भी सबसे ज्यादा पैसे कमाएगा। सही है ना? क्लियर है? तो मैंने अंकल को यही बोला, मैंने कहा अंकल ये बिजनेस इस चीज पे काम करता है। और मैंने कहा अंकल आप प्रोडक्ट महंगे हैं ये मत बोलिए, आप एक बात बताइए आपके पास कौन सा फोन है? बोले मेरे पास तो रेडमी का फोन है। मैंने कहा ये सस्ता है या महंगा है? बोले सस्ता है। मैंने कहा आईफोन, ये सस्ता है कि महंगा है? बोले महंगा है। मैंने कहा एग्जैक्टली, पहले मुझे भी ऐसी लगता था, आप बिल्कुल सही है अंकल, उसकी ब्रांड वैल्यू है। वो इसलिए, मेरे पापा ना कहीं से एक बात बोलते हैं, अब आप बोले सर पापा कहाँ से आ गए? पापा मम्मा का डिवोर्स हो गया था बचपन में, इस बिजनेस से मैं बोलना सीखा ना, तो जब मैं पापा से मिलने गया तो वो भी मेरे दोस्त बन गए। तो आज मेरे पापा मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे मेंटोर भी हैं एक तरीके से। मेरा मानना है अगर मैं उनका 10 से 20% बोलना सीख जाऊं तो शायद मैं दुनिया जीत लूंगा। मेरे पापा की बिजनेस हैंडलिंग बहुत तगड़ी है। मेरे पापा स्टॉक मार्केट के अंदर है 35 सालों से पिछले। साला बाद में पता लगा मुझे पहले से करोड़पति था। वो तो डिवोर्स के बाद में गरीब हो गया था। ठीक है। तो पापा मेरी एक बात बोलते हैं, बेटा ब्रांड महंगा नहीं होता, सुनना इस बात को, बड़ी अच्छी बात है, मुझे हमेशा याद रही। बेटा ब्रांड महंगा नहीं होता, कीमती होता है, और उसे पहन पहन के आप भी कीमती बन जाते हो, और एक दिन आप ब्रांड बन जाते हो। मेरे पापा ने लाइन बोली थी, मुझे मुझे याद रह गई। उसी टाइम मैं घर गया, 2020 की बात है, जो कुछ नकली कपड़े थे ना मेरे पास सारे उठा के फेंके और असली लेकर आया। मैंने कहा भले लाइफ स्टाइल से मैं टॉमी या फिर US पोलो खरीद लूंगा, बट मैं ओरिजिनल पहनूंगा। मैं लुई फिलिप पहन लूंगा, बट मैं ओरिजिनल पहनूंगा, मैं नकली नहीं पहनूंगा। सारा नकली फेंक दिया मैंने। एक दो घड़ी भी थी मेरे पास 2020 में नकली, सब हटा दी, सब इधर उधर दे दी मैंने पकड़ो। मैंने कहा ओरिजिनल पहनूंगा चाहे सस्ता ही सही, है ना? सो लाइफ में हमेशा अगर आप एक ब्रांड बनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आपको ब्रांड बनना होता है, आपको अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो आप अपनी जितने अच्छे से प्रोफाइलिंग करोगे, सारी चीजें करोगे ना, अगेन आई एम सेइंग, ज्यादा ऑप्शन नहीं आएंगे तुम्हें। बट फिर भी अगर आते हैं तो उसके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आज पूरा क्लियर करके जाऊंगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ पूरा क्लियर करके जाऊंगा आपको सारी चीजें। बट आपको बताता हुआ इसलिए चल रहा हूँ कि और भी कई सारे रास्ते हैं जो मैंने इस जर्नी में अपने आइडेंटिफाई करे कि अरे यार पहले अगर इन चीजों पे फोकस कर देता तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का इतनी जरूरत पड़ती ही नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में बेसिकली पता है क्या होता है, एक तरीके से बहस होती है, बट हम समझदार हैं, हमें स्किल से, तो हम बहस को एक अच्छे से कॉन्वर्सेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वरना जिसको नहीं आती ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, वहां बहस हो जाती है। प्रोडक्ट महंगे, अरे ऐसे कैसे प्रोडक्ट महंगे? नहीं भाई प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बहस हो जाती है वहाँ पे। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहस हो जाती है वहाँ पे अगर नहीं आती आपको तो। इसीलिए मैं आपको ऑब्जेक्ट हैंडलिंग पे पहुंचने से पहले कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूं कि अगर ये हम करते हैं, वो कहते हैं ना, पतंग उड़ाने जब मैं जाता था बचपन में तो हर 15 अगस्त पे मेरी उंगली कटती थी, और उंगली नहीं उंगलियां कटती थी मेरी। तो एक कितने कौन सी क्लास की बात है ये? मैं 7वीं क्लास में था गाइस, मुझे बचपन से शौक है पतंग उड़ाने का, बचपन से। लेकिन पिछले 5 सालों से मैं पतंग नहीं उड़ा रहा, जब से अपनी जिम्मेदारियां फील हुई है मुझे, मेरे पैसे कमाना स्टार्ट, तो मुझे समझ में आया चलो कोई बात नहीं, टैनिंग हो जाती है, मजाक कर रहा हूं। तो बचपन से जब मैं पतंग उड़ा रहा था मेरे हाथ कट जाते थे, और मेरे पास पैसे होते नहीं थे बैंडेज लाने के, तो जब हाथ कट जाते थे तो रात को मुझे घर जाके नीचे बताना पड़ता था मम्मी को, मम्मी मुझे इतनी बैंडेज लगी, बोलती थी अरे बाप रे 4-5 बैंडेज आएंगी, है ना? मम्मी का दिल मेरा बहुत बड़ा था, लेकिन पैसे उतने नहीं थे हमारे पास, तो हम इस टाइप की चीजें होती थी हमारे साथ, और ये सच है, मजाक करके बता रहा हूँ आपको मैं।
15 अगस्त पे हर बच्चा चाहता है कि वो पतंग उड़ाते हुए ना उसके बराबर में मुंडेरी पे चॉकलेट टॉफी वॉफी च्युइंगम सब अच्छे से रखा हुआ। मेरे पास कुछ नहीं होता था, सिर्फ पानी होता था वहाँ पे, पानी पीता रहता था, पतंग उड़ाता रहता था। देख रहे हो, हर काम को हमेशा अच्छे से करना चाहा मैंने। और सच में माँ कसम पैसे आ गए थे ना मेरे पास, तो रात को ही 100 पतंगे लेकर आया था मैं नारायणा के अंदर। मैंने तो था मैं रात को 100 पतंगे लेकर आया, सबके कन्ने बैठ के रात को बांधे कि जैसी पतंग कटेगी दूसरी उड़ा दूंगा। मुझे टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, 15 अगस्त दिन की होती है ना। एक बच्चे की फीलिंग समझो, वो बचपन से भरा बैठा था कि अब आया पैसा साला मेरे पास। एक चरखी लेकर आया सद्दी की, सादी रोर व्हाइट वाली। एक लाया मांझे की पांडा ब्लैक वाला चाइनीज वाला नहीं से करंट लग जाता है। मांझा लेकर आया, रात को बैठे सारे कन्ने बांधे। और मम्मी कसम जैसी पतंग कटी दूसरी तुरंत उड़ा दी, और खूब लंबी लंबी उड़ाई। मैंने कहा जाए मांझा जाए सद्दी, आज मैं अपने दिल से उड़ाऊंगा पतंग, कोई दिक्कत नहीं है। और उस टाइम पे उस बच्चे ने एक काम और करा था 2020 में, बताओ क्या। एक काम और करा था, बैंडेज पहले ही लेकर आया, उंगली पे लगा ली। अब कटेगी नहीं उंगली, अरे जब रात को बैंडेज लगानी है, मोनू मोनू सुन रहा है ना मेरे को, जब रात को बैंडेज लगानी है तो हाथ कटवा के क्यों लगाऊं। अरे रात को उखाड़ के फेंकूंगा उसको, और अंदर से मेरी गोरी गोरी उंगली निकलेंगी। वो हो जाती है ना, अंगूठी पहन के निकालो तो गोरी हो जाती है वहां से, ऐसे निकलेंगी मेरी उंगली एकदम बढ़िया। तो मैंने कहा यार, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मेरे माइंड में अभी आया जब राघव मेरी एजुकेशन कर रहे थे, राघव भाई। तो मैंने कहा यार राघव भाई मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो क्यों ना बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जाए। तो मैंने सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को साइड में करके एक पॉइंट ऊपर लिखा कि इनको आज मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को कुछ इस तरीके से करें कि यहाँ तक पहुंचने की नौबत ही ना आए। और अगर आ भी गई तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे बता के जाऊंगा, बट नौबत ही ना आए तो कितना बढ़िया रहेगा अगर सब कुछ ऐसे हो जाए तो। हेलो, हाँ सर वो थोड़ा सा डाउट थे मेरे। अच्छा अच्छा, क्या राघव सर लाइन में? हेलो जी राघव सर। अरे वो मैं भी चेक कर रहा था, वो कृष्णा अरोड़ा सर को मुझे लिस्ट शेयर करनी है, 2CC आपके बिल हो गई। नहीं नहीं सर, हो जाएगी पक्का आज हो जाएगी, लिख दो फिर मैं नाम। हाँ सर आज हो जाएगी, थैंक यू। अगर ऐसे हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा। ये पावर है एडिफिकेशन की, ये पावर है एडिफिकेशन की। नौबत ही नहीं आती इस चीज की, बट चलो अब। अगर लेकिन अगर आ जाए तो फिर क्या करोगे, तो उसके लिए अब इस चीज से गुजरेंगे। पहला मेरा पॉइंट था कॉन्फिडेंस, दूसरा पॉइंट था फील फेल्ट फाउंड। ये एक फॉर्मूला होता है, ये लगाना होता है, ये लगाना होता है। इसमें ना झूठ भी नहीं बोल, ऐसा नहीं है कि झूठ बोल देना है। मान लो आप साइंस के स्टूडेंट थे, सामने वाला कॉमर्स का है। अच्छा कॉमर्स मैं भी कॉमर्स में ही था। पता कितना मजा आता था अकाउंट्स, हाँ वो। नहीं, झूठ नहीं बोलना। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे ये बोल सकते हो, अरे हाँ वो मेरा दोस्त भी है ना, फिर मेरा कजन, हाँ वो भी कॉमर्स में था, तो वो तो सीए की पढ़ाई कर रहा है, आप भी कर रहे हो क्या? अच्छा आप कहाँ से कर रहे हो, फिर वो जो भी कर रहा है। कुछ लोग क्या करते हैं जब रिलेशन बिल्डिंग कर रहे होते हैं, तो वो सवाल पता है कैसे पूछते हैं, अपने हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं, गलत। अपलाइन ने मुझे स्क्रिप्ट दी है, हमसे फालतू मत बोलिए। अपलाइन ने पहले बोला है कि कहाँ रहते हो, उसके बाद क्या करते हो। पुलिस वाले सुना है, पुलिस वाले अमिताभ बच्चन की मूवी देखी पुरानी, नाम सर शुक्ला प्रसाद, काम सर, ये ऐसे नहीं करना, सिंपल। हेलो हाँ बात हो रही है। अच्छा आप कहाँ से बिलोंग करते हो, राजस्थान। अच्छा राजस्थान से, अरे यार अभी हमारी ट्रिप गई थी 3-4 महीने पहले वहीं गई थी। अच्छा अच्छा, आप राजस्थान में कहाँ से? अच्छा जयपुर, अच्छा जयपुर से, वाओ पिंक सिटी, फिर तो हवा बहुत चलती है, हवा महल है। मतलब थोड़ा सी मजाक कर लिया, वटेवर। अभी मैं थोड़ा सा आर्टिकल करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही मस्त मजाक में कर रहा हूँ। अब उसने जो बोला उससे रिलेटेड सवाल पूछना है, ये नहीं कि हाँ जयपुर से रहता है। अच्छा इनकम कितनी है आपकी, वो बता रहा था अभी कि जयपुर के अंदर हम यहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, इनकम कितनी है आपकी, आप कहते हो ना जॉब कर रहे हो, हाँ 10,000 रुपये कमाता है। अच्छा और कौन सी कंपनी थी, ऐसे नहीं। वो जिस हिसाब से बता रहा है, कॉन्वर्सेशन को उस तरीके से लेके चल रहा है। अगर वो अभी हवा महल पे है तो हम भी हवा महल में हवा हवा करें, उसके बाद जाएंगे वहाँ पे। कभी कभी ऑप्शन हैंडलिंग के अंदर 4-5 मिनट थोड़े से एक्स्ट्रा लग जाते हैं, लेकिन जब हो जाती है ना बढ़िया से, आपने सारी चीजें उसकी लिख ली, फिर आप अच्छे से आगे बात कर सकते हो। ठीक है ना। फील फेल्ट फाउंड, हमेशा सच वाला लगाना, झूठ वाला मत लगाना। तो मुझसे बोला एक पर्सन ने कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा साइंस स्टूडेंट हो आप? अरे वाह वेरी गुड, मैं भी साइंस स्टूडेंट था। आपके पास क्या थी? बोले पीसीएम भी। मैंने कहा ओ, मैं कहा मेरे पास पीसीएम थी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको अच्छा लगा। अब मैं बोलता पीसीएम, पीसीएम भी, हमें पीसीएम भी थी। बोले नहीं पीसीएम था, अच्छा हमें पीसीएम ही थी समझ गए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, राघव समझ गए ना भाई, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। मेरे पास पीसीएम थी, हाँ मेरे पास पीसीएम थी। अरे नहीं मैं कह रहा हूँ मेरे पास पीसीएम भी थी, हाँ मेरे पास भी वही थी, रियल वाला। ठीक है। तो पीसीएम थी मेरे पास, उसका पीसीएम भी थी। मैंने कहा वाह यार बहुत बढ़िया। तो फिर आगे क्या सोचा आपने, इंजीनियर नहीं बने? बोले सर आप बने क्या? मैंने कहा मैं तो नहीं बना। बोले क्यों? मैंने कहा मेरी चॉइस थी। बोले सर मेरी भी थी। मैंने क्यों भाई, तुझे क्या करना था? बोले लाइफ में मुझे कुछ करना था। गाइस आप लोगों को याद होगा, अमन राजपूत ने कुछ दिनों पहले एक ट्रेनिंग ली थी, इसके अंदर वो आपको बता रहे थे माइंडसेट के बारे में, है ना। तो देखो वहां से मुझे पॉइंट याद आया, क्वेश्चन आर द आंसर्स नाम की किताब है, उसके अंदर ना 5 सवाल लिखे हुए हैं, वो बहुत तगड़े सवाल है। क्लोजिंग में, इन्विटेशन में, हर जगह काम आता है बढ़िया से। पहला सवाल क्या था, आपके लिए लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आप इस चीज को अचीव करने के लिए अभी क्या कर रहे हो? अगर आपको ये चीज लाइफ में नहीं मिली तो क्या होगा, है ना। और इसके अलावा जो आपने चीजें बताई, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है? मतलब 3-4 सवाल है, ये बहुत बढ़िया होता है, सामने वाला बिल्कुल कंक्लूड कर देता है। ओके, इस चीज को ध्यान रखना है। फील फेल्ट फाउंड लगाना आ गया, क्या होता है फील फेल्ट फाउंड? सामने वाले ने बोला कि यार प्रोडक्ट महंगा है, फील, उसे फील कराना है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। देखो सेल्स का ना एक रूल है, जो सामने वाला पर्सन है ना वो सही है, आपका जो कस्टमर है वो सही है, क्योंकि ये एक ब्रेन गेम है। और एक मूवी है, चाइनीज सूप होता है, उसके अंदर राजकुमार राव होता है और उसका मेंटोर होता है वो परेश रावल। वो मूवी जरूर देखना, मेड इन चाइना है, मेड इन चाइना कुछ करके है एक मूवी, राजकुमार राव की, उसको जरूर देखना। उसमें एक डायलॉग है, परेश रावल बहुत अमीर होता है, उसमें उसका मेंटोर होता है, वो बोलता है बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हो। और बढ़िया बात क्या है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बेचना आसान क्यों है? बेचना एक तरीके से कंसल्ट करना क्यों हो गया? बेचना एक तरीके से ऐसा कैसे हो गया कि अब हमें बेचने जाना नहीं पड़ रहा है, सामने वाला पर्सन फॉर्म फिलअप करता है, खुद हमारे पास आता है और हम उससे बात करते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है, हम च्युइंगम मार्केटिंग में नहीं है, थैंक गॉड, थैंक्स टू गॉड, हम अट्रैक्शन मार्केटिंग के अंदर है। ये हमारा एक एडवांटेज है, इसलिए हमें प्रॉपर जो हार्ड कोर सेल्स होती है ना वो नहीं करनी पड़ती। हम कंसल्टेंट बन गए, इसलिए हमारा काम आसान हो गया और लोग आज यहाँ पे खुशी खुशी ज्वाइन हो रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्या हो रहा है? आज चीजें चेंज हो गई है।
आज हम लोगों के पीछे नहीं भाग रहे, लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमने एडवर्टीजमेंट को समझ लिया है, हमने अट्रैक्शन मार्केटिंग को समझ लिया है। इसीलिए हमारे पास हमेशा एक एज ऊपर ही होती है उन लोगों से। हम उनसे एट द एंड बोल सकते हैं कभी कभी, यार आपने ही फॉर्म फिलअप करा था। जैसे किसी एक बच्चे के पापा ने मुझसे बोला, आप क्यों हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हो? मैंने कहा मैं परेशान कर रहा हूँ? मैंने कहा अंकल मैंने तो सिर्फ फोन करा था, इसके तो ज्यादा परेशान करते हैं इसको, पैसे मांग मांग के, बाइक मांग मांग के। मैंने तो सिर्फ फोन करा था इसको, क्योंकि इसने मेरा फॉर्म फिलअप करा था। आप इससे पूछिए इसने मेरा फॉर्म फिलअप करा था कि नहीं करा था, उसने बोला करा था। मैंने कहा बस मैंने इसीलिए फोन करा था। अब आप बोले नहीं करना, मैंने कभी फोन नहीं आएगा, मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ अंकल, टेंशन नहीं करता हूँ। वो कह रहा नहीं नहीं बेटा ऐसे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, इट्स ओके। मैंने कहा सामने वाले को दूसरी जिंदगी जीनी है तो मैं उसे बेहतर जिंदगी जीने के लिए क्यों सलाह दे रहा हूँ? मैंने कहा मेरी गलती है। एक बात बोलूँ आपकी बात मैंने क्यों बोली, थोड़ा किसी किसी को ऑफेंडेड कर सर आपने ऐसे क्यों बोला? देखो एक चीज ध्यान रखना, मेरे काम के बारे में कभी कोई उल्टा बोलता है ना, मैं बिगड़ जाता हूँ सीधा। यू वोंट बिलीव, मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ, बट मेरे पापा ना पिछले 4 साल से इस काम के बारे में ना गलती बोलता है। 2 हफ्ते पुरानी बात है, मैं उनसे एक्चुअल में मिलने इसलिए गया था कि उनकी तबीयत खराब है, थोड़ी तबीयत खराब थी। मेरे पापा हार्ट के पेशेंट है, अब उनके आर्टिक और RG+ चल रहा है। पहले उन्होंने लिया नहीं, अब ले रहे हैं। तो उन्होंने काम के बारे में फिर उल्टा बोल दिया मेरे। यू वोंट बिलीव, एक या रात के 1 सवा बज रहे होंगे जब ये कॉन्वर्सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, और जब 4:30 बजे खत्म हुआ था ना, तो वो हंस रहे थे। और मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा आज के बाद आप कभी से गलत नहीं बोलोगे। मैंने गलती मेरी है हमेशा, जब भी कभी आप इस काम में गलत बोलते हो ना, तो मैं आधे पौन घंटे बात करके चला जाता हूँ घर, क्योंकि लेट हो रहा होता है, साथ में शेयरिंग भी होती है। मैंने कहा लेट नाइट होता है, लेकिन आज ना मैं क्लियर करके जाऊंगा। मैंने कहा जिस काम के लिए मैंने अपनी भूख प्यास सब खराब कर दी, टेबल को बेड बना दिया है, और जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, अपने दोस्तों को छोड़ दिया, अपने परिवार को एक झटके में साइड कर दिया, उस काम के आप हमेशा लेते रहते हो बैठ के। मैंने कहा आज मैं आपसे बात कर ही लेता हूँ। तो एंड में कंक्लूजन ये निकला था कि मर्सिडीज, मैंने पापा को बोला, मैंने कहा अगर आपको मैं ऑप्शन दूंगा आपको एक मर्सिडीज, देखो सवाल पूछने हैं, अपने बाप से बहस नहीं करी मैंने, सवाल ही पूछे थे। मैंने कहा पापा अगर मैं आपको मर्सिडीज दूं, एक बेचनी है, और कम से कम आपको 50 ऑल्टो बेचनी है, आप क्या बेच पाओगे? मैंने छोड़ो 50 ऑल्टो छोड़ो, आपको 20 ऑल्टो बेचनी है या एक मर्सिडीज? बोले एक मर्सिडीज। मैंने क्यों? बोले जिसको बेचनी होगी वो बंदा भी तो देखने आएगा, पैसे वाला होगा, और तो ज्यादा ज्यादा झिक झिक भी नहीं करेगा, टिक टिक भी नहीं करेगा, और जो है दूसरा हो सकता है देखने भी ना आए, उसे भरोसा इतना है वो कॉल पे डील कर लेगा। मैंने कहा तो वही तो कर रहे हैं हम। मैंने वही तो कर रहे हैं हम, किसी के पीछे थोड़ी गए। एडवर्टीजमेंट रन होता है, सामने वाला अपनी इच्छा से फॉर्म फिलअप करता है, हम उससे बात करके अपना सिस्टम दिखाते हैं, उसे स्टार्ट करना होता है करता है, नहीं करना होता नहीं करता है। और मैंने कहा रोजगार दे रहे हैं लोगों को, ये मत भूलिए, लोगों को रोजगार दे रहे हैं। मैंने कहा सॉरी टू से आप दे सकते हैं स्टॉक मार्केट में रोजगार? बोले पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा पॉसिबल ही नहीं है, जो पैसे लगाते हैं उन्हीं का डूब जाता है कभी कभी तो, और कभी कभी प्रॉफिट हो जाता है। ऐसे ही चलता है ना आपका बिजनेस? बोले हाँ। मैंने कहा मेरा ऐसे नहीं चलता, मेरे वाले में या तो पैसा आएगा वरना नुकसान नहीं होगा, आपके वाले में नुकसान भी हो सकता है, तो कौन सा बेहतर हुआ? और मैंने कहा एक बात बताइए ना, अगर लग्जरी प्रॉफिट लग्जरी गुड्स के अंदर है, तो मैं क्यों मोजे और गुब्बारे बेचू रोड पे खड़े होकर? आप चाहते हो मैं हमेशा गरीब रहूं? क्यों? मैं भी महंगा बेच सकता हूँ, मैं भी ऊपर पहुंच सकता हूँ, मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ, क्यों नहीं बढ़ूंगा आगे? अगर मेरे पास 100 तक पहुंचने का मौका है, मैं 20 पे पहुंच के रुक जाऊं क्यों? क्योंकि दुनिया रुकी हुई है, ये तो गलती है ना, मैं 100 तक जाऊंगा। बर्नार्ड अर्नोल्ड पूरी दुनिया का तीसरा करोड़पति अरबपति इंसान है। अभी बीच में 4-5 महीने पहले वो पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया था पापा। बोले ये कौन है? मैंने कहा यही तो बात है, कपड़े आपने आज तक नहीं पहने होंगे और ना ही कोई खानदान में खरीद पाएगा हमारे। बोले फिर? मैंने कपड़े बेचता है। बोले कौन से? मैं लुई विटॉन, गुची हो गया, वर्साची हो गया, इस टाइप के कपड़े बेचता है, इस टाइप के ब्रांड्स को ओन करता है वो। और मैंने कहा पापा एक बात बोलूं, 1.5 लाख रुपए की शर्ट आती है आपको, बेफिजूल लगेगी वो, और आप बोलोगे यार लोगों को लूटने वाली बात है। मैंने लूटने वाली बात नहीं है, लोग खुशी खुशी खरीदते हैं जाकर और दिखाते हैं ये देखो मैंने खरीदा है ये। एप्पल सबसे बड़ी कंपनी पापा इसलिए बनी क्योंकि उसकी नीड नहीं थी मार्केट में, उसने नीड क्रिएट करी थी। तो पापा हम मार्केट में नीड क्रिएट भी कर रहे हैं। आज हम हिंदुस्तान को बता रहे हैं कि सस्ता खरीद खरीद के, चीप खरीद खरीद के आप चीप हो जाओगे, और आपको उसी की आदत और लग जाएगी। क्वालिटी प्रोडक्ट यूज करो तो क्वालिटी में पैसा भी कमाओगे। पापा इसीलिए आज ये 400 रुपए का साबुन जो आप बोल रहे हो ना, ये मेरे लिए इतना सस्ता है, मैं आपको 10 बेच दूंगा घर पे आपके, लेकिन 3 लाख खरीदने में मुझे तकलीफ होगी। मैंने कहा जिस ब्रांड को मैं इंडोर्स करता हूँ ना, उस ब्रांड में प्रॉफिट बहुत अच्छा है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो मुझे प्राइस मैटर नहीं करता। मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये टूथपेस्ट 700 रुपए का है, अगर ये 1500 का भी होगा मैं तब भी महीने का 40-50 लाख का बेच देता हूँ। मेरा खुद का टर्नओवर महीने का 3 करोड़ है बाबा। ऐसे कैसे बिक रहा है हिंदुस्तान में? सवाल ये माल बिक कैसा रहा है? मैंने कहा तीन, उस दिन बताया उनको मैंने कहा 3 करोड़ का टर्नओवर है महीने का मेरा, तो हम सारे लोग मिलकर करते हैं। मजाक है? 4 साल से करते आ रहे हैं। तो सुने समझे, उस दिन उनको एक्चुअली समझ में आया काम है क्या। 3 घंटे लग गए अपने पापा को समझाने में मेरे को, लेकिन एंड में समझा के उठा मैं। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी दी है इस काम के अंदर। मैं 2013 से काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, आज तक सफलता नहीं मिली। मूवी देखिए हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर मूवी के अंदर शाहरुख खान ने डायलॉग बोलता है कि दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं विनर, एक होते हैं लूजर। और दुनिया हर एक लूजर को एक मौका जरूर देती है विनर बनने का, जिसके अंदर वो आगे बढ़ जाता है। और आपके सामने वही लूजर बैठा हुआ है। 7-8-9 साल में 10-12 जॉबें ट्राई करी, सब में बर्बाद रहा मैं। कुछ बिजनेस करने की सोची, वो भी खराब हो गया। फॉर एवर में ही कामयाब हुआ और 4 साल से टिका हुआ। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अंदर अपना टॉपिक लेके क्यों आया? क्योंकि एक्चुअल में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ना मुझे सारी की सारी इस्तेमाल करनी पड़ गई अभी 2 हफ्ते पहले। मेरी सारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग निकल गई वहीं पे। भाई अपने बाप को समझाना छोटी बात नहीं होती, जो 35 साल से धंधे में बैठा करोड़पति आदमी है, छोटी बात नहीं होती। जिनकी दिन की इनकम कभी कभी 40 लाख होती है, दिन की इनकम 40 लाख होती है कभी कभी, और कभी कभी हफ्ते में 10 लाख का नुकसान भी रहता है। ऐसे चलता है कानून का इतने बड़े लेवल पे। अमर मेरे 7-8 लाख रुपए उनके लिए मजाक हो गया यार, 2-4-5 घंटे में आ जाते हैं पैसे, लेकिन उनको बताना जरूरी था काम का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस नहीं बताता, ठीक है? तो वहां पे कॉन्फिडेंस काम आया, और दूसरा काम आई चीज क्या, राइट क्वेश्चंस। मैं वहां फील नहीं लगा पाया, वहां नहीं लगा, हर जगह नहीं लगता। इसलिए तीसरा पॉइंट है मेरा, लिखो राइट क्वेश्चंस।
पहला पहला क्या था, कॉन्फिडेंस, दूसरा क्या था, फील फेल्ट फाउंड, तीसरा क्या है, राइट क्वेश्चंस, राइट सवाल पूछने आपको आने चाहिए, आपको सही सवाल पूछने आने चाहिए, आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, आपका पैराडाइम शिफ्ट बढ़िया होना चाहिए पूरा। मेरा पैराडाइम शिफ्ट बहुत अच्छे से हो रखा है। लग्जरी प्रॉफिट लाइज लग्जरी गुड, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, जिस प्रोडक्ट की मार्केट में नीड नहीं होती, अगर तुम उसकी नीड क्रिएट करो तो तुम वहां पे बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, और यहाँ तुम लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं, ये है सबसे बड़ी बात। रोजगार कौन दे रहा है? मैंने कहा पापा सरकार वाला काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाला काम कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं लोगों को। और एक बात बोलूं, सेल्स मुश्किल है, आसान नहीं होती, लेकिन अगर सेल्स के अंदर एक पर्सन आपके साथ खड़ा हुआ हो विद राइट सिस्टम, तो वो सेल जो है ना, वो बिजनेस जो है ना, वो जॉब से भी ईजी होता है। मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ। नाउ, राइट क्वेश्चन लिख लिया आपने, सही सवाल पूछना लिख लिया। अब चौथा पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है इसके अंदर, बी कूल एंड स्माइल। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर ये चीज आपको वेयर करनी पड़ेगी, बी कूल एंड स्माइल। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं नया नया था तो एक बच्चे के पापा ने एक ऐसा ऑब्जेक्शन मारा कि मैं थोड़ा सा ना शॉक्ड हो गया, लेकिन मैं फोन पे था, वो मेरी शक्ल तो देख नहीं सकते, तो मैं स्माइल करी, मैंने फोन पे हंसा थोड़ा सा मैं। उन्होंने बोला, क्या गारंटी है कि मेरा बेटा पैसे कमा ही लेगा? और ये पता है किस बच्चे के पापा है? जिनका बेटा नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, ठीक है, 1.5 लाख रुपए जा चुके हैं, मम्मी टेलर है, पापा भी कभी कभी तुरपाई कर लेते हैं बैठ के वहां पे, वरना उनकी पनवाड़ी की शॉप है, गरीब परिवार से लोग बिलोंग करते हैं। लेकिन अब बच्चे की भी गलती नहीं है, बच्चे को जबरदस्ती बोला कि तुझे नीट ही करना है, मछली को बोला है तुझे पेड़ पे ही चढ़ना है, ये पानी वानी किसी काम का नहीं है, वो तो सब तैर रहा है, तुझे तो पेड़ पे ही चढ़ना है। उसे जिंदगी बोलेगा वो बेवकूफ है। और मैं आपको आज उसका भविष्य बता दूं, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, जॉइन दोस्त ने करा था बट मम्मी पापा ने उसको नेगेटिव कर दिया, वो नीट नहीं कर पाया। अब मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, मेरी भी गलती, मेरा फोन चेंज हुआ उस टाइम पे, मैं जीमेल के अंदर नंबर सेव नहीं करता था, वो नंबर सारे लॉस्ट हो गए मेरे, वरना आपने जरूर कुछ ना कुछ करवा देता उसको। खैर पॉइंट पे आता है, उन्होंने बोला कि क्या गारंटी मेरा बेटा पैसे कमाई लेगा? मैंने कहा अब सुनना अंकल, आप मुझसे यही कहना चाह रहे हो ना कि जब ये पर्सन ज्वाइन, जब आपका बेटा ज्वाइन करेगा, इसके 30,000 रुपए लगेंगे, तो ये पैसा रिकवर नहीं हो पाएगा? बोले नहीं मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैंने कहा फिर क्या कहना चाह रहे हैं? और आसान कर दिया मेरे लिए उन्होंने, खुद ही बोल गया, सुनो ध्यान से। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हैं? बोले मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता इसके साथ 2 से 3 लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। मैंने कहा बस? बोले हाँ। मैंने कहा डील डन। बोले मतलब? मैंने कहा अभी मैं आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो सब चीज वीडियो बना के भेजता हूँ प्रूफ के साथ, कि अगर 1 से 2 महीने के अंदर एटलीस्ट 2 लोग इसके साथ ज्वाइन नहीं हुए तो 30,000 के बदले में आपको 60,000 रुपए दूंगा। और अंकल अगर 2 महीने के अंदर एटलीस्ट 2 लोग साथ 2CC कर लेते हैं तो आप मुझे क्या दोगे, आप ये बताओ। बोले अरे ये क्या बात हुई? मैंने कहा अंकल मुझे आपके औलाद पे भरोसा है, मैं मिला नहीं कभी, आपको इतना भरोसा नहीं है? मैंने कहा बताइए ना। अगर 2 लोगों ने, राघव भाई मैंने कहा अगर 2 लोगों ने ज्वाइन कर लिया 2 महीने के अंदर, क्योंकि आप ही ने 2 लोग बोले हैं, मैं तो पैसे रिकवरी रिकवरी के ऊपर बात करने वाला था। उन्होंने खुद ही बोला नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ मुझे नहीं लगता 2-4 लोग भी ज्वाइन करेंगे इसके साथ। मैंने कहा अगर कर लिए तो आप 60,000 दोगे? बोले क्या बात है? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके लिए आसान कर दूं अंकल। बोले हाँ। मैंने कहा सॉरी मैंने गलत बोला। बोले मतलब? मैंने कहा एक काम करते हैं, अगर 2 महीने के अंदर 2 लोग भी ज्वाइन नहीं हुए तो मैं आपको 60,000 दूंगा। बोले हाँ। मैंने कहा देखो ना अंकल, मैं मुझे अपने धंधे पे कितना भरोसा है, अपने धंधे का पक्का खिलाड़ी हूं अंकल मैं यहाँ मार्केट में धंधा करने आया हूं, मजाक करने थोड़ी आया हूं। मैं अपना पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सबकी वीडियो बना के भेज रहा हूँ, और वीडियो में होशो आवाज में बोल के आया मुवेजुर रहमान। और मैं अगर इनको पैसे नहीं कमा पाया 2 महीने के अंदर, इनको मैंने 2 लोग ज्वाइन नहीं करवाए, मुझे सिस्टम में भरोसा था। मैंने कहा 2 महीने 60 दिन है भाई, 200 लीड दे दूंगा इसको, कैसे नहीं करेंगे ज्वाइन लोग? 100 नहीं राघव भाई, 200 दूंगा इसको लीड, अब तो अड़ी हो गई ना, 200 दूंगा इसको लीड में, कोई बात नहीं। अंकल अगर 2 लोग ज्वाइन नहीं हुए तो मैं आपको 60,000 दूंगा, और अगर हो गए तो आप बस 30 ही दे देना। बोले अरे यार ये क्या बात हुई? मैंने कहा अंकल वही तो कह रहा हूँ, क्यों कर रहे हो क्यों? मैंने कहा कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही, आपको इंस्टाग्राम समझ में नहीं आ रहा, आपके बच्चे को आ रहा है, लेकिन आप इस उसमें बैठ के जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा तब तक आगे पास नहीं होने दूंगा। मैंने कहा अंकल फिर तो ABCD आपको आती होगी शायद। बोले आती है। मैंने फिर स्कूल क्यों भेजा? क्यों भेजा आपने स्कूल? तो बोले मैंने कहा अंकल मैं बताता हूँ ना, सिस्टम था वहाँ पे, सिस्टम था वहाँ पे। ABCD आपको आती तो थी, क्यों नहीं पढ़ाई आपने इसे घर में? क्योंकि वहाँ सिस्टम है। मैंने कहा एग्जैक्टली इसी तरीके से अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही अंकल, इट्स ओके, कोई बात नहीं, होता है, कुछ चीज़ें मुझे भी समझ में नहीं आती। बोले जैसे कि? मैंने कहा जैसे कि UPSC की तैयारी करते रहना 2-3 साल तक, और जब नाम ना आए तब भी उसी में लगे रहना। अंकल ऐसा क्यों होता है? बोले सरकारी नौकरी जिंदगी सेट हो जाएगी। मैंने अंकल सेट कैसे हो जाएगी? बोले फिर ज्यादा काम की टेंशन नहीं होती ना। मैंने कहा एग्जैक्टली। वो लोग काम कहाँ कर रहे हैं अंकल? कुछ ही कर रहे हैं वहाँ पे काम, ज्यादा लोग काम कहाँ कर रहे हैं? मैंने ड्यू अंकल एक बात बोलूँ, हो सकता है मीटिंग में कुछ लोग मेरी बात से ऑफेंड हो जाए। मैंने अंकल भगवान करे सारी सरकारी नौकरी खत्म हो जाए। बोला अरे बाप रे ये क्या बोल रहे हो? मैंने कहा अंकल सॉरी विद ड्यू रिस्पेक्ट, और मैंने मेरी कौन सी काली जबान से छुड़ाएगा? मैंने कहा आप करोड़पति बन जाओ, ये भी बोल दिया मैंने, चिंता मत करो, अच्छी चीज भी बोली है। मैंने कहा अंकल मैं आपको एक बात बोलूं? बोले हाँ। मैंने कहा आप क्या चाहते हैं? आपका बेटा कहाँ पढ़े? बोले प्राइवेट में। और मैंने कहा टीचर कहाँ का बने? बोले सरकारी का। मैंने यही प्रॉब्लम है, हर बच्चा आज के टाइम पे क्या चाह रहा है, हर माँ बाप आज के टाइम पे क्या चाह रहा है कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़े? प्राइवेट में पढ़े। और टीचर कहाँ का बने? सरकारी का। क्यों अंकल? सैलरी अच्छी और काम कम होता है। मैंने कहा आपको नहीं लगता ये काम कम कर करके 5-6 साल में अगर जॉब चली गई तो ये किसी काम का नहीं बचेगा? मैंने कहा मैं तो फिर अंकल बहुत बुरा मानता था गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जॉब खत्म कर रहे हैं, अच्छा है खत्म करके प्राइवेटाइज कर दो। जब डंडे पड़ेंगे ना पिछवाड़े पे और 50,000 के बदले से 20 मिलेंगे, लेकिन काम पूरा कर देना पड़ेगा, तो अंकल हमें पुल भी पूरा बना हुआ नजर आएगा, और जो टूटा हुआ है ना जो रोड, वो पूरा बना हुआ नजर आएगा। और मैंने कहा इसीलिए हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे,
कि अगर खुदा ना खास्ता सरकारी जॉब खत्म हो जाए तो एक रोजगार हो बहुत तगड़ा, जहाँ पे एक इंसान साथ मिलकर काम कर सकता है। अंकल गलियों में इतना साबुन तेल शैम्पू नाली में बहता, आपको पता भी है, आप शाहरुख खान के, सलमान खान के, आमिर खान के और ये अक्षय कुमार के, रणवीर सिंह के, इन सबकी टीम के मेंबर हो आप। बोले कैसे? मैंने साबुन खरीदने को किसने बोला था आपको? लक्स। ऐश्वर्या आई थी ना सुंदर तक, लक्स खरीद लिया आपने, बन गए उसकी टीम के मेंबर। उसे हर महीने चेक जाता है कि नॉर्थ इंडिया में ये एडवर्टीजमेंट देख के ऐश्वर्या राय का जितने लक्स बिकेंगे उसकी क्वांटिटी के परसेंटेज जाती है उसको हर महीने। आप उस अमीर पे अमीर बनाए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो ऐसे? क्यों ना आपस में मिलकर अमीर बन लिया जाए? दूसरों को भी बनाने को आप तैयार है, जब खुद की बात आती तो पैसे नहीं है, पापा नहीं मान रहे, ये नहीं हो रहा। बट तभी तो गरीब है हम, इसलिए तो गरीब है हम लोग, साथ होके नहीं चल रहे, अमीरों को अमीर बनाए जा रहे हैं। विराट कोहली ने 2020 में 650 करोड़ रुपए कमाए थे, आज तक में इंटरव्यू दिया था उसने, और उस टाइम पे पता है किस किस ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर था वो? मान्यवर का था, बूस्ट में आता था, विक्स में आता था, hyundai में भी आता था। अब तो hyundai में वो आ गया शाहरुख खान दोबारा से। hyundai में भी आता था, नाइकी में भी आता था, शायद अभी भी आता नाइकी में, तो सुपर ड्राई में भी आता था, जिलेट के रेजर में भी आता था। मैंने कहा पैन की निप से लेके पैन की जिद तक सब कुछ तो बेच रहा था वो, और उसने कमाया 650 करोड़ रुपए। मैंने कहा अंकल पता है आपको 650 करोड़ रुपए कितने होते हैं? बोले कितने होते हैं? मैंने कहा अगर एक बच्चा पैदा हो और वो पैदा होते ही महीने का 1 लाख रुपए कमाने लग जाए और 70 साल तक कमाए, तो सिर्फ वो 7 करोड़ रुपए कमा के मर जाएगा अंकल। उस बच्चे को 100 बार जन्म लेना पड़ेगा। आप समझ नहीं रहे बात को? 100 बार जन्म लेना पड़ेगा उस बच्चे को, तब जाके वो बच्चा उतना पैसा कमा पाएगा जो विराट कोहली ने सिर्फ 1 साल में कमा लिया। अब मैंने कहा अंकल हमने कब बोला कि हमें भी 700 करोड़ रुपए ही कमाने हैं, उससे पहले मरेंगे नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना बोला कि अगर पूरी दुनिया ऑडियंस क्रिएट करके पैसा कमाती है तो क्यों ना ऑडियंस के बदले एक टीम क्रिएट कर ली जाए जो हमें जिंदगी भर पैसा देती रहे। कैसा रहेगा अंकल? खर्चों से पैसे कमाना, अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना, और इनकम इज इक्वल टू आर इंटू टी का जो फॉर्मूला है उसके अंदर टाइम को बढ़ा देना। मैंने कहा मुझे आप बताइए ना, आई इज इक्वल टू आर इंटू टी, इसको बढ़ाने का कौन सा फॉर्मूला है? आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा काम है जो टी को बढ़ा दे? अगर बाल शूट की तरह अंकल मैं हलवाई नहीं बन सकता, वो बन चुका है हलवाई, मुझे नहीं आता हलवाई बनना। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये जो मैं कॉन्वर्सेशन आपको कर रहा हूँ अंकल का एग्जांपल देके, ऐसे कई अंकल और आंटियों से बात हुई है मेरी। और आप बोलोगे सर क्या आप क्लोजिंग के अंदर बच्चों मम्मी पापा से बात करते हो? नहीं, बच्चों से भी बात करता हूँ, लेकिन बच्चों के ऑब्जेक्शन होते हैं वो पता है सिंपल से क्या होता है? पापा मम्मी नहीं मान रहे, पैसे नहीं है, मेरे चाचा के, मामा के, ताया के, फूफा के लड़के ने भी करा था, उसका भी कुछ नहीं हुआ, मेरा हो जाएगा क्या? ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं। तो इन सारे ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का तरीका क्या है? क्या है? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। पहला स्टेटमेंट फील। दूसरा स्टेटमेंट, शुरुआत में जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया था मुझे भी ऐसा ही लगा था, फेल्ट, आपने फेल्ट करा दिया कि जो तेरे साथ घटना भी हो रही है घटना बीत चुकी है। और आपने एक लाइन और बोली कि और सैकड़ों लोगों के साथ यही हो चुका है। अब कुछ लोग बात शुरू करते हैं फाउंड वाली लेकिन करके, कुछ लोग कैसे भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन, मैं भी लेकिन बोल रहा हूँ, आप इसमें ऐसे ही बोल सकते हो कि शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगता था और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था, हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ था। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। हुआ क्या? कुछ समय बीतने के बाद हमें पता लगा कि सबके साथ होता है और ऐसे ही होता है, और इस प्रोसेस से सबको गुजरना पड़ता है। सब कुछ प्रोडक्ट महंगे लगते हैं, लेकिन एक सवाल मैं करूं आपसे, देखो सवाल, एक सवाल मैं करूं आपसे, बोले हाँ। मैंने कहा अगर मैं आपसे बोलूं कि एप्पल का फोन खरीदना है या फिर रेडमी का फोन खरीदना है, और दोनों में मैंने एक ऐसा मॉडल सुना है एप्पल का भी और उस एंड्रॉइड का भी, कि दोनों में ऑलमोस्ट सेम फीचर्स हैं। मतलब मैंने कहा एप्पल वाला कैमरा आ गया उसके अंदर, लेकिन एक अच्छा कैमरा है, डिसेंट कैमरा है उसके अंदर भी। एक फोन मिल रहा है 1.5 लाख रुपए का, एक फोन मिल रहा है 20,000 रुपए का, कौन सा खरीदोगे? आपकी, मैंने छोड़ो, मैं नहीं खरीदो, आपकी पॉकेट किसको अलाउ करती है खरीदना? बोले 20,000 वाला। मैंने करेक्ट, यू आर 100% राइट। अब मैं आपसे एक दूसरा सवाल पूछता हूँ, अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों ब्रांड के साथ बिजनेस करना है, आप किसके साथ बिजनेस करना चाहोगे? बोले एप्पल के साथ। मैंने कहा वही तो बोल रहा हूँ, फॉरएवर को कस्टमर की तरह क्यों देख रहे हो? फॉरएवर को कस्टमर की तरह क्यों देख रहे हो भाई? ये तो बिजनेस था ना। मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी खोलनी है तो तू बर्गर खरीदने की टेंशन ले रहा है? बर्गर थोड़ी खरीदना है, ट्रक भर के बंद थोड़ी आएंगे घर पे। आप फ्रेंचाइजी ले रहे थे, सिस्टम से बिकेगा। अचीवर्स क्लब एक नाम नहीं है भाई, ब्रांड है। और फॉरएवर तो ऑलरेडी एक ब्रांड है जिसकी वजह से अचीवर्स क्लब ब्रांड बना है, तो उनके साथ आ रहा है। यहाँ नाम पे काम चलता है, पूरा सिस्टम है यहाँ पे। आई समझ? और ये बोल के मैं शांत हुआ, 2 से 3 सेकंड का मैंने पॉज लिया। वो एक लाइन है ना, रोको मत जाने दो, और एक लाइन है रोको मत जाने दो। ये लाइन मेरी मम्मी ने सिखाई थी मुझे। मम्मी पापा से ये 2 चीजें सीख रखी है मैंने, और मेरे धंधे में फिट बैठती हैं। जब बचपन में मुझे बताई थी बातें, मुझे समझ में नहीं आता था क्यों बता रहे हो, आज समझ में आता है, मेरे धंधे में फिट बैठती हैं। अभी टाइम क्या हो गया? टाइम है हमारे पास, मेरे ख्याल से मेरा टाइम ओवर हो गया। तो गाइस, अगर मैं जल्दी से इन सवालों की तरफ चलूं, तो मैं ना जो चीजें मैंने बताई है ना, मैंने तुम्हें बताया अभी तुम्हें क्या समझाया इतनी देर से, बॉड मास। अब तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। समझे? मैंने तुम्हें ये समझा दिया। अब मैं 10 सवाल लेके बैठता, इसका हाइपोटेन्यूस ये है, ट्रायंगल का एरिया से निकलेगा, तुम कंफ्यूज आते, फिर दूसरा ट्रायंगल लेकर आता एक बंदा उल्टा करके, इसका निकाल के दिखा, अरे ये तो सिखाया नहीं था। तो इसीलिए मैंने आपको एक कंक्लूड कर दी चीजें। अब मैं इन सवालों पे चलता हूँ, उसका जवाब एक एक करके आपको दे देता हूँ। मुझे क्या लगता है जो मैं दे देता हूँ लोगों को, मेरी टीम के बच्चे क्या देते हैं। तो 10 सवाल यहाँ पे लिखे हुए, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। कुछ लोग बोलते हैं 6 सवाल है मार्केटिंग में, कुछ बोलते हैं 7 है, मुझे 10 लगे, मैंने 10 लिख दिया। पहला था, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो आप बोल सकते हो हाँ भाई महंगे हैं, बहुत महंगे हैं, बहुत महंगे हैं। लेकिन जब इनके साथ बिजनेस करा जाता है ना, जब इनके साथ बिजनेस करा जाता है तो पैसा बहुत, प्रॉफिट बहुत अच्छा आता है। मतलब आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो, अब ऐसे तो नहीं बोल सकते, थोड़ा ऑफेंडिव हो जाएगा। सर प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसी लगा था। फिर मेरे मेंटोर ने मुझे बोला कि ओवैस तुम्हें ये प्रोडक्ट खरीदने हैं, खरीद के यूज करना है, ऐसा कस्टम यहाँ पे B2B करने आ रहे हो या B2C करने आ रहे हो?
तुम बिजनेस टू कस्टमर करने आ रहे हो वैसे B2B। मैंने कहा B2B, तो बोले फिर फ्री क्या है? इससे मोमेंट ऑफ वाव बोलते हैं। इसे बिजनेस के अंदर या फिर सेल्स बोल लो, सेल्स तो नहीं बोलूंगा, बिजनेस बोलूंगा, क्योंकि हम कोई हार्डकोर सेलिंग में नहीं है। रिलेशन बिल्डिंग वाली जो सेल्स होती है वो कभी भी सेल्स नहीं होती। मैं तो उसको बिजनेस और क्लाइंट रिलेशन ही मानता हूँ, ठीक है, क्लाइंट हैंडलिंग बोल लो। तो मैंने कहा B2B करने आ रहा हूँ सर। बोले तो फिर आपके लिए फ्री क्या है? मैंने क्यों? बोले क्योंकि आप जो ये प्रोडक्ट खरीद के अपनी आईडी को एक्टिवेट कर रहे हो, जिंदगी में सिर्फ एक बार करने थे, और आईडी लाइफ टाइम के लिए जो एक्टिवेट हो रही है, इस प्रोडक्ट को आप यूज भी कर सकते हो घर पे चाहो तो, वरना हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आप इसको रिटेल भी कर सकते हो, और ये घर बैठे बैठे रिटेल हो जाएगा। बोले कैसे? आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हुए जब अपनी स्टोरीज बना के डालोगे ना सोशल मीडिया पे, दुनिया चाहेगी कि वो भी ये प्रोडक्ट यूज करें, और फिर वो आपसे आपको ऑर्डर देंगे, आप उन्हें प्रोडक्ट दे देना। तो बोले ठीक है। समझ में आई बात? प्रोडक्ट महंगे को हमने किस तरीके से टैकल करा। और दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि ये चीजें लॉन्ग टर्म में लंबा चलती हैं। मैं कह रहा हूँ टूथपेस्ट है 600 रुपए का, बट मेरा टूथपेस्ट कम से कम मेरे घर में 6 महीने चलता है। आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि बहुत थोड़ा सा यूज होता है, ज्यादा से करना भी क्या है? कभी सारा टूथपेस्ट लेके देखना और करना, जब स्पिट करोगे ना तो ऐसा कैसे आ जाएगा, हमारा बोलेगा मैं तो यूज नहीं हुआ। तो थोड़ा सा यूज होता है, और वो है भी इतना इतना हार्ड है, वो बहुत ज्यादा प्रेस करने में थोड़ा सा निकलता है, स्क्वीज करके बहुत ज्यादा, तो वो चलता ज्यादा है। तो मैंने सामने से एक बात बोली, मैंने कहा अगर कोई चीज जल्दी खत्म हो जाती है और दूसरी चीज लंबा चलती है तो ये तो गलत हुआ ना यार। जो जल्दी खत्म हो रही है आप उसे सस्ता बोल रहे हो, जो लंबा चल रही है आप उसे महंगा बोल रहे हो, तो वो चल भी तो ज्यादा रही है। आप एवरेज निकालो ना, 600 रुपये को डिवाइड कर दो 6 से, कितना आएगा? मैंने कहा वो आराम से आपके एवरेज में ही आ जाएगी चीज, और मेरे का डिस्काउंट भी मिलता है। ये हल्का सा एक वो वाला आंसर भी हो गया कि अगर प्राइस की ही बात कर रहे हो तो सस्ता ही पड़ता है, मतलब उतना ही पड़ता है मार्केट जितना। अब हमारा जो परफ्यूम है ड्रीम वाला, अगर इसको कोई लगा ले और किसी ने लगाया है, तो एक चीज नोटिस करना, जब तक वो कपड़ा धुलेगा नहीं ना, उसकी फ्रेग्रेंस जाएगी नहीं। आप ट्राई कर लो। और मैंने कहा हर लड़के को और लड़की को यही चाहिए होता है कि एक बार परफ्यूम लग जाए तो ये उड़ना नहीं चाहिए जब तक धुले ना। मैंने कहा आप समझ में आया आपको? 350 रुपये देके जो हवा में गैस में उड़ा दिया ना अपने पैसे, वही 350 रुपये यहाँ पे दोगे ना तो 1025 स्प्रे मिलेंगे आपको। मैंने कहा आप प्राइस की बात करो तो मैं प्राइस के उससे ही आ गया आपके पास। तो मैंने आपको इस ऑप्शन के दो आंसर दे दिए, समझ रहे? एक ये वाला आंसर हो गया बिजनेस वाला, एक हो गया कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्यों बेहतर है। क्यों मार्केट के 5 एलोवेरा पीने के बाद भी उतनी टॉक्सिन रिलीज नहीं कर पाती बॉडी जितना हमारे 1 से 2 लीटर में ही कर देती है। तो मार्केट में 5 लीटर, हमारा 1 लीटर काफी है, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म के अंदर है। आगे चलते हैं, दूसरा सवाल था, पैसे नहीं है। आप बोलोगे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं जब से इस बिजनेस के अंदर आया हूं आज तक एक भी पर्सन ने मुझे नहीं बोला अरे वाह मेरे दोस्त कहाँ थे तुम, ये लो 30 की गड्डी और टू सीसी करा दो मेरी। ऐसा कभी नहीं हुआ। पैसे किसी के पास नहीं होते, अरेंज करने पड़ते हैं। तो आप ये मत बोलो दोस्त, उससे बोलो कि सॉरी मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा, वैसे तो आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। पैसे किसी के पास नहीं होते, अरेंज करने पड़ते हैं। तो आप ये सवाल करो मुझसे कि आपसे अरेंज हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं, फिर मैं उस पर बात करूंगा। मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, मेरा दोस्त है, बचपन का यार है मेरा। उसका एक्सीडेंट हो गया है, मैं उसे हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर ने बोला कि अगर पैसे नहीं है तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा, तो क्या मैं अपने दोस्त को मरने दूंगा? बोले नहीं। मैंने आप मरने दोगे? अब उसके ऊपर आया। कुछ लोग क्या करते हैं, सीधा एग्जाम्पल उसी के ऊपर देते हैं, खुदा ना खास्ता आपके पापा एक्सीडेंट हो गया फिर टांग कटवा दोगे। अरे ऐसे नहीं बोलना होता है, कुछ लोग है मीटिंग में बैठे हुए बोल देते हैं फिर टांग कटवा दोगे अपने पापा की। अबे भाई गलती से भी उल्टी बातें नहीं बोलनी है। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या बोल सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मैंने उससे बोला कि भाई मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, आप भी करते हो ना? बोले हाँ। मैंने कहा एक बात बताओ, खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो गई, मैं अपने पेरेंट को लेकर हॉस्पिटल गया, पैसे नहीं थे मेरे पास, लेकिन मुझे ट्रीटमेंट कराना है, और अगर वो खून राइट टाइम पे उनको नहीं दिया गया तो उनकी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स गिर रहे हैं ना बहुत स्पीड से, खुदा ना खास्ता बहुत दिक्कत आ सकती है भाई, और समझ जाओ मतलब डेथ वाला मैटर भी हो सकता है। तो क्या मैं अपने मम्मी पापा को जो भी खुदा ना खास्ता कोई गया मैं उसको मरने दूंगा? बोले नहीं। मैंने कहा सॉरी टू से, खुदा ना खास्ता कभी गलती से भी अगर आपके ऊपर सिचुएशन आ गई आप मरने दोगे क्या? बोले नहीं। पहले अपने पे लिया फिर दूसरे पे। कुछ लोग पता है एग्जाम्पल भी क्या देते हैं, सर अगर मैं नहीं कर पैसे कमा पाया तो, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, तुम सुनो मेरी बात, तुम मेरी टीम में ज्वाइन हुए, मैंने तो ज्वाइन करा मुझे इतना पैसा आया, मैंने तो ज्वाइन करा मुझे इतना पैसा आया। अपने पे एग्जांपल लेके नहीं बताना, ये भी ऑफेंड हो जाती है चीजें। आप एग्जांपल दो, फॉर एग्जांपल ब्रदर आप एक बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हो फॉरएवर में, मैं आपके पास आया, मैंने आपके साथ ज्वाइन करा, तो आपको कितने पैसे आएंगे? बोले 7,000। मेरे साथ 7,000 आ गए, ठीक है। अब सर मैं काम करूंगा आपकी टीम में, या फिर भाई मैं आपकी टीम में काम करूंगा, आपकी डाउनलाइन बन के, और टीम बनेगी, आपको थोड़ा थोड़ा गाइड कर देना, आपका सिस्टम में यूज करूंगा, तो वो लोग भी टीम में ज्वाइन हो गए, तो सर वो किसकी टीम में आए? आपकी टीम में आए ना। ये भी एक तरीका है बोलने का। कुछ लोग इतनी सी बारीकी भी भूल जाते हैं, अपने आप को प्लान बनाते हैं और उसको डाउनलाइन बनाते हैं। वो कहता है भाई कम से कम इमेजिनेशन में तो मुझको हीरो बना दे यार। मुझे कहीं तो हीरो बनाने की जगह बजा रहा है मेरी। समझ आ गई बात? ये ध्यान रखना है। पैसे नहीं है तो पैसे तो किसी के पास नहीं होते, अरेंज करने पड़ता है। मेरे पास भी नहीं थे, मैंने भी अरेंज करे, लेकिन एक बार अरेंज करे तो इस 30,000 की 2cc को मैं पता नहीं कितने टाइम्स रिटर्न निकाल चुका हूँ, और हर महीने निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है ना। तीसरा क्या था, पापा मम्मी नहीं मान रहे, कैसे मानेंगे? मूवी आपने देखी है, घर जाकर उनसे पूछ रहे हो कटप्पा ने बाबूजी क्यों मारा, मुझे पता लग गया। अच्छी बात है ना, अच्छी लगी ना आपको मूवी? मम्मी बोलेगी बेलन लेकर आए, मूवी तू देखकर आया, मैं कैसे इसका आंसर दे दूं? तो पेरेंट को मूवी दिखाओ, उन्हें दिखाओ मूवी ओम शांति ओम। एक सिंदूर की में 40 लाख क्यों होती है, 40 लाख क्यों होती है, मित्तल कौन था, 40 लाख रुपए मूवी पे किसने लगाए थे, कौन था मुकेश, उन्हें दिखाओ मूवी। हुआ मेरे साथ। एक बच्चे के फादर, एक तो वो देखो थोड़ा जनरेशन गैप है, और मेरे पापा भी कभी वीडियो कॉल में ना फोन इतना करीब पकड़ लेते हैं फिर समझ गए ना, चेहरा थोड़ा दिखता है तो कह रहे हैं हाँ जी बताइए क्या समझा रहे हैं हमारे बच्चे को।
बोले मैंने तो कुछ भी नहीं समझाया। बोले फिर कौन है आप? मैंने कहा मैंने मेरा सेशन देखा है। आपने देखा? बोले नहीं। मैंने कहा ओहो अंकल एक बार प्लीज मेरा सेशन देख लीजिए आप, उसके बाद आप वीडियो कॉल छोड़ो, मैं आपको घर आके आपसे बात करूंगा, आप मेरा सेशन देख लो प्लीज एक बार। मैंने कहा अंकल अगर मैं मैथमेटिक्स का सिचुएशन मैथमेटिक्स का सॉरी आई एम जगलिंग विद वर्ड, अगर मैं मैथमेटिक्स का कोई क्वेश्चन है उसे आपको दिमाग में सॉल्व करने लग जाऊं, आपको समझ में आएगा? बोले नहीं आएगा, हंसने लगे, बोले नहीं आएगा। मैंने अंकल तो कॉपी पेन पे वीडियो कॉल पे कैसे क्या समझाऊंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप एक बार प्लीज मेरा सेशन देख लीजिए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। अंकल मैं आपका वेट कर रहा हूँ, अंकल मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आप सेशन देख लीजिए। तो अंकल जी सेशन देखकर आए। मेरी उनसे बात हुई और बच्चे का पूरा पैसा आया। पापा मम्मी नहीं मान रहे, वो इसीलिए नहीं मानते कि उनको क्लियरिटी नहीं है सर, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाए कि वो सेशन देखने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा भी तो होता है, आप क्या करें? तो मैंने उनको बोला कि देखिए अंकल, मार्केट में एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री इस टाइम पे रूल नहीं कर रही, पहले से रूल करती आ रही है, अभी और स्पीड से इसलिए ग्रो कर रही है क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील्स और यूट्यूब पे शॉर्ट्स बनाने वाले बंदे भी धीरे धीरे इन्फ्लुएंसर बनने लग गए। बोले ठीक है। मैंने कहा आज के टाइम पे मेरे पास अंकल यूट्यूब पे ऑलमोस्ट 2.5 लाख सब्सक्राइबर है और इंस्टाग्राम पे 1.5 लाख है। बोले ठीक है। मैंने कहा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग मुझे डेली मैसेज करते हैं काम शुरू करने के लिए या मुझसे क्वेरीज करते हैं, 400-500 लोग क्वेरीज करते हैं, कल क्या मैं सबसे बात कर सकता हूँ अकेले? बोले नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं यही तो कह रहा हूँ इनसे कि इनका काम है, जो हमारे लोग हैं या फिर जो एडवर्टीजमेंट हमारा रन हो रहा है वहां से जो लोग हैं वो लोगों से बात करके हमारा सिस्टम दिखाना, और इनके रेफरेंस से जब इन्होंने क्योंकि अंकल मेहनत करी है तो वो सारा जो अमाउंट है वो हम इन्हीं को देंगे, इनका मेहनताना। तो मान लीजिए अंकल अगर 30,000 का प्रोडक्ट है और उसमें कंपनी को 10,000 रुपये बांटने हैं और इन्होंने अच्छी खासी मेहनत करी है, तो कम से 70 से 80% इनको बटना चाहिए ना? बोले हाँ। मैंने कहा तो 7,000 रुपये इनके, और बाकी के क्योंकि सिस्टम मैंने दिया है, पूरा सिस्टम क्रिएट करा है, सारे सेशन मैंने करे हैं, फिर एंड में अगर इनका क्लाइंट कोई दिक्कत करता है उसको कॉल पे लाके मैं क्लोज करता हूँ, मैं उसके डाउट क्लियर करता हूँ, मैं उसकी इनकी टीम में ज्वाइन करवाता हूँ, तो थोड़ा सा कट मेरा है। बोले ठीक है। मैंने अंकल तो इसी तरीके से काम हो रहा है, यहाँ पे प्रोडक्ट सेल होगा और उससे पैसा आएगा। अब आप बोलोगे प्रोडक्ट सेल कैसे होगा, वो मेरे सिस्टम पे छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट खरीदेगा कौन, प्रोडक्ट सेल किसको करेंगे, वो लोग मेरे पास है। इनका काम है लोगों को हैंडल करना, जब कुछ टाइम बाद हैंडल करते करते पैसे कमाने लग जाएंगे तो ये अपने खानदान वालों को भी ज्वाइन करा सकते हैं, और ये बड़ी बात नहीं है अंकल, ये ज्वाइन करते ही अपने खानदान वालों को भी काम शुरू करवा सकते हैं, हमारे पास वो ट्रेनिंग भी है। अंकल हम ट्रेनिंग किस पे बोला, हमारा ट्रेनिंग सिस्टम है। और अंकल एक बड़ी बात बोलूं आपको, सुनना ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। अंकल एक बड़ी बात बोलूं आपको? बोले हाँ। मैंने तो कुछ भी नहीं है, आपको मेन मुद्दा बताऊं? बोले हाँ। मैंने कहा मार्केट में आज के टाइम पे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कैमरा सामने रख के 10-10 15-15 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसका एक कोर्स बना देते हैं और उसको 10-10 15-15 हज़ार रुपए में बेचते हैं। एक बार वीडियो बनाई अंकल उस पर्सन ने बैठ के और उसको एडिटर से 10-10 मिनट का छोटा छोटा करवा के उसको 10 लेसन बनवा दिया और उसको 5,000 रुपए का बेच रहा है। बोले ठीक है। मैंने कहा अंकल उस सेशन के अंदर जो चीजें बेच रहा है या जो चीजें सिखा रहा है, अगर उस सॉफ्टवेयर के अंदर फ्यूचर में अपडेट आती है तो वो अपडेट नहीं सिखाएगा। और अंकल अगर चैट जीपीटी पे एआई चल रहा है, एआई अगर एडवांस होता चला जाएगा तो वो उस कोर्स में वो चीजें नहीं सिखाएगा। बोले ठीक है। मैंने कहा वीडियो मार्केटिंग हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, सब मिला जुला के अंकल ये से एफिलिएट मार्केटिंग का नाम देके ये लोग इतना महंगा महंगा कोर्स बेच रहे हैं। अगर आपके बच्चे को वो सारे के सारे कोर्स में फ्री में सिखाऊं तो जिंदगी भर उसमें जो भी अपडेट आएंगे हम अपडेट भी करते चले जाएंगे हमारे ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू जो डेली होता है, तो कैसा रहेगा? और अगर किसी को ट्रेनिंग छूट गई तो मैंने कहा हम रिकॉर्डिंग दे देंगे तो? बोले ये भी ठीक है। मैंने अंकल तो मार्केट में जो चीज लोग 10-10 15-15 हज़ार खरीद रहे हैं वो आपको इस प्रोडक्ट के साथ लाइफ टाइम के लिए फ्री में मिल रही है, और वहां पे कोई सपोर्ट भी नहीं करेगा, वहां पे सिर्फ टेक सपोर्ट है, उस पर फोन करना पड़ता है, 48 घंटे में क्वेरी सॉल्व होती है। यहाँ पे एक बंदा है 24 घंटे के अंदर नहीं उससे पहले भी सॉल्व कर सकता है और उस बच्चे के साथ ही रहता है। क्यों रहता है अंकल? क्योंकि जब उसको पैसा आता है तो उसको भी कमीशन आती है। तो अंकल ये एक एचआर की तरह हो गया कि एचआर एक कंपनी के लोगों को रिक्रूट करती है और जब वो पर्सन अच्छे से काम करता है कंपनी में तो एचआर को भी इंसेंटिव मिलता है। तो अंकल हम यही कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ टीम जो एफएलपी के प्रोडक्ट्स को सेल करती है और साथ ही साथ हमें मौका मिल रहा है पैसे कमाने का, घर बैठे एक प्रॉपर सिस्टम में दे रहा हूं, लोग भी दे रहा हूं, सिखा भी रहा हूं। यहाँ पे काम सिर्फ ये है ये लोगों को मैनेज करेंगे और धीरे धीरे चलते चलते आगे कैसे खुद लीडर बन जाएंगे खुद भी पता नहीं चलेगा। और अंकल यही काम है, हम फिल्म स्टार नहीं है, आपको बिस्लेरी की फ्रेंचाइजी नहीं मिल पाएगी, 20 करोड़ की है, पंजाबी बाग जाइए वहां पे बहुत लड़ाइयां होती हैं, नहीं मिलेगी। लेकिन अगर हम ये छोटी फ्रेंचाइजी ले लें तो इसे जोड़ जोड़ के बड़ी फ्रेंचाइजी बना सकते हैं जो आज के टाइम पे हो गया है। और यही हो रहा है, या तो अंकल ही किसी की टीम में ज्वाइन होगा वरना किसी को अपनी टीम में ज्वाइन कराएगा, या तो ऐसे हाथ रहेगा या ऐसे रहेगा। तो बेहतर है रोजगार देने के लिए हाथ ऐसे रहे तो वो ज्यादा बेहतर है, इसका रुतबा और इसका वो क्या कहते हैं इसका जो स्टेटस है वो भी ऊंचा रहेगा। 14 सवाल था, मेरे जानने वालों ने करा था, कुछ नहीं हुआ। मेरे भी एक जानने वाला है, मेरा भी एक जानने वाला है जिसने कॉलेज में एडमिशन लिया और वो फेल हो गया, तो फिर तो हमें भी एडमिशन नहीं लेना चाहिए। अब कुछ लोग इस मीटिंग में इस बात को सुन के बोल लूंगा यार ये तो हमें पता है ना, अच्छी बात है, प्रोस्पेक्ट को नहीं पता उसको बताना। छठा पॉइंट, ये तो स्कैम होता है, मैंने सुना है। तो एक बार एक लड़का था जो बड़े एटीट्यूड में बोल रहा था ये तो स्कैम है, मैंने सुना है। मैंने तू गधा है पता है तुझे? बोले कैसे? मैंने सुना है। मैंने सॉरी भाई, मैंने सॉरी भाई, आपको मेरी बात बुरी लगी होगी, लेकिन अगर आप किसी की रोजी रोटी को स्कैम बोलोगे ना तो जितना बुरा भी आपको लगा ना, मैंने तो सॉरी बोल भी दिया, आपने तो सॉरी भी नहीं बोला, मुझे इतना ही बुरा लगा, मैंने सॉरी बोला। अगर आपके पास राइट स्किल्स है सामने से सॉरी भी बुलवा दोगे। आप समझ रहे हो मैंने क्या बोला आपको? यार तो स्कैम होता है, एक अंकल नहीं बोला, मैंने सुना है। मैंने अंकल आपका बेटा गधा है पता है आपको? बोले है, मैंने सुना है। सॉरी अंकल, सॉरी 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 सॉरी। बोले तुमने क्या सुन लिया, तुम तो जानते भी नहीं। मैंने क्यों? जब मैं इससे बात कर रहा था तो मेरे कलीग ने मुझसे बोला इससे मेरी बात भी हुई थी, ये टाइम खराब करता है। मैंने कहा पता है आपको अंकल मार्केट में क्या चल रहा है? बोले क्या चल रहा है? मैंने कहा मर्सिडीज से चलने वाला अमिताभ बच्चन बता रहा है स्कूटी कौन सी अच्छी है, जिसके खुद के कुत्ते गाड़ी में बैठते हैं वो बता रहा है बाइक क्यों अच्छी है। क्रिकेट खेलने वाला धोनी बता रहा है बाइक का इंजन ऑयल कौन सा अच्छा है, और जिसका पति गंजा है
उसकी बीवी बता रही है सर में लगाने का तेल कौन सा अच्छा है, अंकल देख तो लो मार्केट में चल क्या रहा है, और इसे फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे। मैं बता रहा हूँ फॉरएवर यूज करोगे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट पे गारंटी भी है कि अगर प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हुआ और वो टूटा हुआ या खराब कुछ हुआ, आप एक फोटो क्लिक करोगे आपको नया प्रोडक्ट मिलेगा, प्लस आपको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, आपके बच्चे को आगे बढ़ाने को तैयार हूँ, आपका बच्चा भी आगे बढ़ना चाहता है, इतनी सारी चीजें यहाँ पे आपको वो समझ में नहीं आ रही, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कोल्ड ड्रिंक पी के वो हेलीकॉप्टर से कूद गया। समझ गए, रियलिटी को रियलिटी से चेक दे दिया। सातवां था मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। बोले हमारे पास एक मनी रिकवरी प्लान है, आप उसे बता सकते हो क्या मुझे स्टार्टिंग में आप लोगों को, जैसे मान लो कोई 50 लीड देता है कोई 100 लीड देता है, हम जो लीड देते हैं वो इसलिए देते हैं ताकि सामने वाला उस पर काम करके अपना अमाउंट रिकवर कर सके, वरना कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हूँ आपके साथ, मैं बैठा हूँ, कैसे रिकवर नहीं होगा, मैं आपको पैसा रिकवर कराऊंगा, हम मिलकर काम करेंगे, हम मिलकर काम करेंगे, मैं पैसे कवर कराऊंगा नहीं बोलना है, वरना पता है क्या होगा, बोलेगा हाँ सर ठीक है अब मैं लेटा हूँ तुम मेरी टांगे दबाओ छटपटी की पैसा आएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है राघव भाई, मीटिंग थोड़ी लंबी तो नहीं हो गई, वैसे पांच नहीं मिनट सर, की हमें 5 मिनट की बढ़िया बची है। बढ़िया, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बढ़िया बढ़िया। आप मेरा पैसा कंटिन्यू डूब तो करिए नहीं सर। जाएगा, ठीक है भाई, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, तो आपने ये बता दिया। आठ बता मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा, तो मैंने इसका आंसर भी दे दिया, मनी रिकवरी प्लान। नवा है मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ गाइस, जब मेरी लाइफ में फॉरएवर आई थी सन 2018 में, और मैंने अपने अपलाइन अमित बिष्ट को चमका के मना कर दिया था। उन्होंने मुझसे बोला ओवेश भाई ऐसे ऐसे करके बिजनेस है, मैं भी एडवर्टीजमेंट देख के गया था उस टाइम भी, आईटीओ में गया था मैं, मुझे याद है तरंग सर थे स्टेज पे चढ़े हुए पीच कलर का कोट पैंट पहन के, रोहित सर ने रेड कलर का पहन रखा था, और आदित्य गोस्वामी भाई जो थे वो वहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बता रहे थे, और अमन कपूर भाई जो थोड़े हेल्दी से हैं, वो भाई लैपटॉप पे बैठे हुए थे, मतलब लैपटॉप लेके बैठे हुए थे, और लाइट चली गई थी वहाँ पे, तो प्रोडक्ट वाला पार्ट बंद हो गया था। तो जो भाई हमारे आदित्य गोस्वामी भाई, उन्होंने बिना प्रेजेंटेशन के प्रोडक्ट समझा दिए थे, और जो साहिब है जो पाजी हैं सरदार साहिब भाई, उन्होंने सेशन को होस्ट करा था, मुझे आज भी याद है पूरा, और वहां पे गिनती के 8-10 प्रोस्पेक्ट आ रखे थे, और एनडी तिवारी भवन शायद ऐसे ही कुछ करके है, वो एक हॉल था आईटीओ पे, मैं वहां गया था, वहां जतिन सर भी आ रखे थे, जतिन अरोड़ा सर। तो वहां मैंने फॉरएवर को समझा, और अगले दिन मैं शैतान मार्केटिंग प्लान देखने भी आया नारायणा में, और फिर बाहर जाके बोलता हूँ अपने होने वाले अपलाइन को, तब तो ज्वाइन नहीं करा, यार मेरे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। तो उन्होंने बोला ओवेश भाई आप अपनी लाइफ में फ्री कब हो गए, एटीट्यूड था उस टाइम पे मेरे अंदर, क्योंकि मैं टॉपर था अपने स्कूल में, मुझे वही दिमाग में घमंड हो रखा था, खैर वो सब निकल गया, अब नहीं है। तो बोले ओवेश भाई आप लाइफ में फ्री कब हो गए, मरने के बाद, डायलॉग बाजी कर रहा था मैं। तो लेकिन वो बंदा समझदार था, वो ऑफेंड नहीं हुआ, उसने बोला आपका बैंक बैलेंस कितना है, मैंने कहा अच्छा है क्यों बताऊं, बेकार था बताने लायक था नहीं। तो उसने तीसरा और आखिरी सवाल पूछा ओवेश भाई खुदा ना खास्ता कभी आप काम करने के लायक नहीं रहे, या फिर कोई तबीयत खराब हो गई, या फिर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, तो क्या तब भी आपको, और आप काम नहीं कर रहे, आपने 2-3 महीने काम ही नहीं करा, क्या आपको तब भी पैसा आएगा। मैंने तुझे आता है क्या, बोले हाँ मुझे तो आता है। मैं बुरा मान गया थोड़ा सा, और हवाबाजी करके वहां से चला गया, उसे कंफ्यूज सा करके मैं चला गया। 2020 में मुझे समझ में आया मैंने कितना बड़ा नुकसान करा था अपना, क्योंकि मेरे बदले जिस पर्सन को उसने ज्वाइन कराया था ना, उस बंदे ने ब्लैक कलर की वरना खरीद ली थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था। और उसने कहा था मेरे मुंह पे कि भाई ये बंदा देख रहे हो आप चश्मे वाला, मैंने कहा हाँ। बोले आपको जो पोजीशन दे रहा था ना मैं, अब इसको काम शुरू करूंगा वहां पे मैं, और आप रिग्रेट करोगे आप देख लेना, मैंने कहा जा बे, और मैं अपने घर चला गया, बाद में मुझे रिग्रेट हुआ, है ना, समझ में आई बात। तो ध्यान रखना बढ़िया से काम कर लो। मेरे पास टाइम नहीं है, अगर सामने बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, वैसे तुम्हें लोग आज मैं एक बात बोलूं, मैंने बोली इंडिया बैंड में बोल रहा हूँ, एक बात बोलूं, कि जितने भी ऑब्जेक्शन है ना ये सच नहीं होते, ये सच नहीं होते। मेरा पैसा रिकवर हो जाएगा, वो कहना ये चाह रहा है मुझे दोबारा समझाओ थोड़ा सा, और मुझे समझ में नहीं आया अभी। मेरे पापा नहीं मान रहे, वो डायरेक्टली तुम्हें मना नहीं कर पा रहा है, पापा नहीं मान रहे, पापा नहीं मान रहे, वो सारे उल्टे काम पापा को बिना बताए करता है, उसे ऐप के ऊपर सारे होटल बुक करने आते हैं, सब करना आता है उसे, सब सब आता है सब उसको, उसे पापा नहीं मान रहे। उसे अगर समझ में आ गया ना काम छुपके कर लेगा घर से, और तुम्हें पता है क्या बोलेगा, सर प्रोडक्ट मेरे घर में भिजवाना, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नंबर दे रहा हूँ या एड्रेस दे रहा हूँ, वहां भिजवा दो, वहां से ले लूंगा। खुद दिमाग देगा वो तुम्हें, तुम नहीं दोगे उसे दिमाग। तो जितने ऑब्जेक्शन बताए ना, पैसे नहीं है इसका मतलब पता है क्या है, पैसे नहीं है का मतलब क्या है, इनडायरेक्टली पैसे नहीं का मतलब यह है कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं पैसा कहीं से अरेंज करके डाल दूं तो ये निकलेगा कब और कब तक, और निकलेगा भी कि नहीं निकलेगा, जिस टनल के अंदर आप मुझे भेज रहे हो कि इसके एंड में लाइट है कि, अगर लाइट है तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, वरना मैं नहीं निकल पाऊंगा। समझ में आई बात, एक सवाल के पीछे एक सवाल होता है, ये समझना आपको जरूरी है। सर प्रोडक्ट महंगे हैं, एक ने बोला सर प्रोडक्ट महंगे हैं, मैंने कहा आप यही सोच रहे हो ना कि इन प्रोडक्ट से डील कैसे कर पाएंगे हम, ये टीम कैसे बनेगी इन प्रोडक्ट के थ्रू। हाँ हाँ सर यही सोच रहा हूँ मैं, डायरेक्टली नहीं बोलेगा लेकिन डायरेक्टली बोलेगा। वो आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, वो नहीं करना चाह रहा है काम, उसे कुछ चीजें अटक गई हैं, और वो आपको डायरेक्टली मना नहीं कर पा रहा है, वो इसलिए आपका फोन नहीं उठा रहा है। मैंने कहा सर वो फोन नहीं उठा रहा है, मना ही कर दो, अगर कर दो, उसकी मना करने की तो हिम्मत नहीं हो रही बाबू, क्योंकि वो भी एक अच्छा इंसान है, तुमने उसे अच्छे से ट्रीट करा था, वो तुम्हें मना नहीं कर पा रहा, तो शर्म आ रही है, हिचकिचाहट हो रही है उसे, उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही। क्लियर। और क्या था, मेरे पास नहीं, और क्या था, प्रोडक्ट महंगे हैं, अच्छा वो, और क्या था, हाँ मैं नहीं कर पाया तो, यही होते हैं, यही होता है ऑब्जेक्शन। ये सारे के सारे ऑब्जेक्शन पता है क्यों आते हैं, सेल्फ डाउट, उसे सेल्फ डाउट हो रहा होता है, और सेल्फ डाउट पता है क्लियर कैसे होता है, पर्सनल टच से, सर हमें छूना है उसको नहीं। पर्सनल टच मतलब सामने वाले को आप बोल सकते हो कि भाई मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, हरियाणवी है तो भाई मैं तेरी गैल खड़ा हूँ, टेंशन चिंता नहीं ले रहा तू,
मैं तेरी गैल खड़ा हूँ, चिंता मत कर, साथ में काम करेंगे, बढ़िया से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मिलके आगे बढ़ेंगे। और इस एक ना विजन क्लोजिंग भी होती है, विजन क्लोजिंग जरूर करा करो, बोल दिया करो कि मेरे मेंटोर ने मुझे प्लानिंग दे दी है और मैं एग्जीक्यूट करने लग भी चुका हूँ, मेरा मैनेजर होने वाला है अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, उसके अंदर मुझे 2 से 3 लोगों को, एटलीस्ट 2 लोगों को सुपरवाइजर बनाना है। तो मैंने सोचा कि एक सुपरवाइजर मैं तुम्हें बना दूं और दूसरा मेरी टीम में गर्ल है, कोई लड़का है जो भी है, उसको बना दूंगा। तो भाई अगर तू स्टार्ट करता है ना, तो एक चीज तो पक्की है, तू मेहनत करेगा, तेरी टीम बनेगी और मैं भी तेरी हेल्प करूंगा, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। क्योंकि तेरा सुपरवाइजर बने बिना मैं मैनेजर नहीं बन सकता, और मुझे मैनेजर बनना है तो तेरा सुपरवाइजर बना के मैनेजर बनूंगा। इसे कहते हैं विजन आपने मैच कर दिया है, अपने विजन से उसका विजन मैच कर दिया कि भाई देख मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, मुझसे बनाऊंगा आगे, मैं तुझे आगे बढ़ाऊंगा। और एक पॉइंट में और यूज करा करता था, बस अब मीटिंग 2 से 3 मिनट की बची है, थोड़ी सी लंबी चल गई, क्योंकि उसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग अगर तुम सोच रहे हो 1 घंटे में कवर अप हो जाएगा तो हो सकता है, बट फिर उस तरीके से समझ में नहीं आता। और मेरा मानना है 1 1 घंटे की 10 ट्रेनिंग ले लोगे तब भी समझ में नहीं आएगा, बेहतर है 1.5 घंटे की ले लो, ट्रेनिंग क्लियर हो जाए, चीजें वो अच्छी चीज है। समझ गए मेरे को क्या बोल रहा हूँ, चीजें क्लियर होना बड़ी बात है। अब मैं यहाँ पे पार्टिसिपेंट देख रहा हूँ 384 है, जब मैंने स्टार्ट करा था 500 थे। ये जो चले गए ये कौन से लोग हैं, ये जो चले गए, सॉरी टू से, ये वो लोग हैं जो कभी क्रीम नहीं बन पाएंगे, ये कभी क्रीम नहीं बन पाएंगे। मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता जब मीटिंग चलते हुए कुछ ऑडियंस कम हो जाती है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था कि क्रीम पीपल हमेशा कमी होता है, इट्स गुड। तो जो सवाल थे ना गाइस सारे, मैंने क्या बोला आपको, ये जो सवाल थे सारे के सारे, इनके पीछे कहीं ना कहीं सवाल होता है उसके मन में, वो होता है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट क्लियर होता है पर्सनल टच से। पर्सनल टच के अंदर आप उसको खुद की गारंटी देते हो, खुद की गारंटी यानी कि गारंटी, खुद की गारंटी वाली होता है कि भाई एक चीज की गारंटी है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं तुझे 1000% सपोर्ट करूंगा अगर तू अच्छे से ईमानदारी से काम करेगा तो। जैसे मैं प्लान दूंगा उस तरीके से काम करियो, तुझे रिजल्ट जरूर आएंगे, 1000% आएंगे। हो सकता है 1 महीने से पहले ही आ जाए, हो सकता है अगले महीने आए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन रिजल्ट पक्का है, क्योंकि हमारी जो प्लानिंग है वो सबके लिए बराबर काम करती है। यही रीजन है कि मार्केट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में जितनी भी टीमें है ना इंडिविजुअल नेटवर्क मार्केटिंग की, जिस भी किसी कंपनी की, उसमें सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो और सबसे बड़ी वन ऑफ द सक्सेस हमारे ही पास है। इसीलिए आप सही टाइम पे, सही जगह पे, सही पर्सन के साथ, सही सिस्टम में आ रहे हो। दिस इज द राइट टाइम। क्लियर है? और विजन मैच कर दिया एंड में, विजन मैच क्लोजिंग कर दिया एंड में कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, तो वो एक और बढ़िया चीज है। वैसे एक चीज मैं और यूज करा करता था कि मैं आपको 100 लीड देने वाला हूँ, उसके अंदर जहां तक मेरे को पता है 2 से 3 लोग पक्का ऐसे हैं जो बहुत तगड़ा काम करेंगे। अब सोच के देखो वो तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो जाते हैं तो वो टीम कितने अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब हल्की सी मैं स्टार्टिंग में कभी कभी जब नया था तब मैं यूज करता था, क्योंकि तब मेरे पास चेक अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता लगा चेक तो बताना ही नहीं होता। कुछ लोगों का माइंड अटका हुआ होता है, एक ऑब्जेक्शन तुम सबके दिमाग में, एक ऑब्जेक्शन तुम सबके दिमाग में, अरे सर मेरा चेक नहीं आया, अरे चेक आ जाता ना, सेट कर देता, कान से पकड़ के लेके आता उसको, नहीं होता ऐसा। चेक देख के अगर बंदा ज्वाइन कर रहा है तुम्हारा 50,000 का, तो मैं एक 60,000 वाला बंदा लेकर आऊंगा, मैं बोलूंगा इसको ज्वाइन कर लो, तो कर लेगा वो? नहीं करेगा ना। तो कभी भी पैसों के बारे में अपने बात मत करो, उसके चेक के बारे में बात करो कि मैं तुम्हारा इतना चेक बनवा दूंगा, उसके पैसों के बारे में बात करो। क्लियर है? सो अगर मैं जल्दी से कंक्लूड करूं चीजों को, तो मैंने आपको आज बताया कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक स्किल है जिसको डेवलप करा जा सकता है, वो कीप ऑन डेवलपिंग होती रहती है। और अगर आप चाहते हो कि आपको ज्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के चक्कर में ना पड़ना पड़े, तो एडिफिकेशन और रिलेशन बिल्डिंग को अच्छे से साथ में लेकर चलना, शायद आपको ज्यादा नौबत आएगी ही नहीं इन सब बातों पे। लेकिन अगर आ गई तो कुछ सवाल थे, क्या थे? पहला था प्रोडक्ट महंगा है, दूसरा था पैसे नहीं है, पापा पापा मम्मी नहीं मान रहे, मैं नहीं कर पाया, तो मेरे जानने वाले ने भी करा था, नहीं हुआ, सिर्फ ऊपर वाले पैसे कमाते हैं, ये तो स्कैम होता है, मैंने सुना है, मेरे पैसे डाउट, मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मेरा पैसा रिकवर कैसे होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ से ऊपर वाले ही पैसे कमाते हैं। तो आप उन्हें बता सकते हो कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बाकी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में शायद ऐसा होता होगा जहाँ पे पिरामिड बन जाता है बाइनरी लेग्स के अंदर, लेकिन हमारा जनरेशन प्लान है, ये पेड़ की जड़ों की तरह, रूट्स की तरह चलता है। यहाँ पे जो इंसान ज्यादा पैसा, ज्यादा मेहनत करता है या ज्यादा बड़ी टीम बना लेता है, उसको ज्यादा पैसा आता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज फॉर एग्जाम्पल, ऐसा भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल कि आज मान लीजिए तरंग सर है, तरंग सर की बहुत अच्छी इनकम है, तरंग सर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन कृष्णा अरोड़ा सर ने थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करके थोड़ा सा चेक अपना बढ़ा लिया। इसी तरीके से रोहित अरोड़ा सर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उनके नीचे कोई इंसान आए और बहुत ही ज्यादा मेहनत रोहित सर मान लो 18 घंटे काम करते हैं, क्या पता वो साला 19 20 21 घंटे काम करने लग जाए, फैब पी के जो भी है, तो हो सकता है उसको 1 8 लाख फालतू आ जाए। कैसे? कैसे? रोहित सर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी सीसिया कर रहे हैं, 15 20 लाख रुपए का चेक है, लेकिन अगर सामने वाले ने नॉन मैनेजर और फ्रंट में ही बहुत सारी सीसी कर दी, तो चेक कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा ना वहां तक। तो बताने का तात्पर्य ये है, बताना ये चाह रहा हूं, अगर आप अपने फ्रंट में अच्छे से काम करोगे तो हो सकता है एक टाइम बाद अपने अपलाइन जितना पैसे कमाने लग जाओ, ऐसा भी होता है, ज्यादा भी कमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जब आप आते हो, ये प्लान आपके लिए तब से काम करना शुरू कर देता है। तो ये ऑब्जेक्शंस थे, मैंने आपको बताया सारे ऑब्जेक्शन फॉलो, मतलब इनको हैंडल करने के लिए कुछ बुलेट पॉइंट थे। पहला था आपको कॉन्फिडेंस वेयर करना है विद सुपर बुलेट प्रूफ कॉन्फिडेंस। कोई इंसान सामने कितने बड़े से बड़ा सवाल मार दे, अगर आपने कॉल करने से पहले सोच लिया था ना कि आज मैं हैरान नहीं होने वाला, कोई भी सवाल हमारे सामने वाला, मैं उसका स्माइल के साथ जवाब दूंगा। प्रोडक्ट महंगे अरे सर प्रोडक्ट महंगे सर प्रोडक्ट महंगे नहीं होते, वो क्या होता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मतलब ऐसे करके थोड़ा लाइटली आप उसको हैंडल कर सकते हो। आप ऑब्जेक्शन को जितना लाइटली लेके हैंडल करोगे ना, सामने वाला समझ जाएगा यार शायद ये ना जो सवाल मैंने पूछा है, ये कई बार आ चुका होगा, ये कई बार लोगों को बता भी चुका होगा, और आप एंड में बोल सकते हो कि सर आपका ऑप्शन पहला नहीं है, ऐसे 100 लोगों से बात कर चुका हूं, वो सारे आज अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है? कॉन्फिडेंस फील फेल्ट फॉर्म वाला फॉर्मूला, राइट क्वेश्चंस और एंड में बी कूल एंड स्माइल। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड जहां तक मुझे लगता है। और बताऊं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में ना एक जर्नी की तरह है, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओगे तो नए ऑब्जेक्शन भी आते हैं कि सर वो जो यूट्यूब पे वीडियो है वो लिस्टेड क्यों है, ये वो तो यार देखो, तुम एंड में एक बात बोलता हूं मैं, तो मैं एंड में एक बात बोल के जा रहा हूँ। कभी की सब्जी वाले के पास जाना है, फल वाले के पास जाना और जाके बोलना सेब क्या रेट है, भैया 140 रुपए किलो, अरे 140 रुपए किलो बोलना, पीछे 120 मिल रहा है, अरे भैया वो बेकार वाला है ये अच्छे वाले हैं,
उसके पिचके में अंदर से खराब निकलते हैं, पता है, कीड़ा भी लगा होता है कभी कभी। मेरा भी तो स्टिकर लगा हुआ है, उसको भी पता है बेसिक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। समझ गए? तो कभी कभी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर कॉमन सेंस यूज करना होता है, और आप झट से उसका आंसर दे सकते हो, या फिर एक राइट क्वेश्चन पूछ के उसका जो वो डाउट है वो एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर है? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो वेरी मच राघव भाई मुझे इनवाइट करने के लिए, और आई होप मैं सबको अपना बेस्ट डिलीवर कर पाया। मैंने बहुत कोशिश करी अपना बेस्ट डिलीवर करने की, और मेरे हिसाब से मैं कर चुका हूँ, मैंने दे बिल्कुल दिया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे भी, बहुत सारे के सारे सब पॉइंट्स सब रिकॉल हुए है ना, और बहुत सारे मैंने भी देखो सब नोट्स बनाए हैं है ना, बहुत सारे के सारे मैंने भी सब क्या नोट। बात है। तो थैंक यू सो मच ओवेश भैया, बाय मीटिंग में। और बहुत चीजें मतलब आपके बारे में मैं बहुत सारी की सारी सब चीजें सब जानते ही हूँ, बट यस यार गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आप सब लोगों की ना सब जर्नी सुनते हो राइट, तो ओवेश सर देखो स्क्रैच से पूरा उन्होंने स्क्रैच से बिल्ड करा है, और यही सारी की सारी सब चीजें इंप्लीमेंट करके बिल्ड करा है। तो मेक श्योर करना जो चीजें सीखी है ना वो इंप्लीमेंट जरूर करना, क्योंकि ओवेश सर ने भी कभी ना कभी ये वाली सारी सब चीजें सर सीखी थी, आपने आपने इंप्लीमेंट करा तभी इतने बड़े मुकाम तक पहुंच पाए राइट। तो गाइस ये सारी सब चीजों को इंप्लीमेंट करना बिल्कुल अच्छे तरीके से। एंड सर अभी मुझे एक मास्टरपीस मिल चुका है ना, एक इसकी यूट्यूब की लिंक है, मैं हमेशा सेव करके रखूंगा अपने पास, कि अपने इन फ्यूचर हर एक एएस को हर एक टीम मेंबर को सब दिखाया करूंगा। सो थैंक यू सो मच सर, आप आए, मीन्स अ लॉट। एंड सो गाइस इंप्लीमेंट करो सारी सब चीजों को, ऑल द वेरी बेस्ट। तो सर कुछ बोलना चाहोगे अभी आप एट द एंड? बस ये बोलूंगा, ऑल द बेस्ट गाइस, ये ट्रेनिंग आगे भी और चलती रहेंगी, और अच्छे अच्छे स्पीकर्स आएंगे, सारे लोगों से सीख के इंप्लीमेंट जरूर करना प्लीज, इसे रख के किताब को ऐसे बंद करके ना साइड मत कर देना, बिल्कुल। अप्लाई करना। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू।